कि पति को मारो, उसकी प्रॉपर्टी हथियाओ और आगे बढ़ जाओ, बॉयफ्रेंड जेल में चला जाएगा, दूसरा बॉयफ्रेंड फंसाओ। कानून मंत्री हो या अन्य मंत्री हो, सब सो रहे हैं, घोर निद्रा में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोर देन 95% केसेस ऑफ 498 आर फॉल्स। ये लीगल टेररिज्म है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं नहीं कह रही। कितना भारी वर्ड है, लीगल टेररिज्म। फिर भी आज तक कुछ नहीं हुआ। तेरे बाप को जेल में करा दूंगी, तेरी माँ को जेल में करा दूंगी, तेरे भाई बहनों को जेल में डला दूंगी, तेरे को सड़ा दूंगी, तेरे माँ बाप को जेल में सड़ा दूंगी। रुक, मैं तेरे को दिखाती हूँ मैं क्या चीज़ हूँ। उसके बाद अब जबरदस्ती फिजिकल इंटीमेसी बनाने के बाद आप कहेंगे कि मेरे प्राइवेट पार्ट्स को चाटो, तो घिन आती है आपके पार्टनर से। लेकिन अगर लड़की कहे तो उसे जस्टिफाई कर देंगे, ये सारे फेमिनिस्ट उसको जस्टिफाई कर देंगे। और अगर लड़का कह दे तो पता नहीं कितना बड़ा राक्षस, कितना बड़ा हैवान। कितना आसान है किसी लड़के को फंसा देना। इट इज ईजियर देन डिलीवरिंग अ पिज्जा। आप जितनी देर में एक पिज्जा मंगाते हैं ना, उससे जल्दी आप रेप केस फाइल कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। महिलाओं के हक की बात सभी करते हैं। महिलाओं को इस देश में अबला कहा जाता है, महिलाओं को इस देश में कमजोर समझा जाता है। उनके लिए देश ने कई कानून दिए हैं, उनके लिए आयोग का निर्माण हुआ है। लेकिन जब बात पुरुषों की आती है तो पुरुष कहां खड़े हैं? पुरुषों की आवाज कोई नहीं सुनता। क्या पुरुष को इस देश में सम्मान नहीं मिलना चाहिए? क्या पुरुषों को भी महिलाओं के तर्ज पर, जैसे महिला आयोग है उस तरीके से, क्या पुरुषों को के लिए भी कोई आयोग का गठन या निर्माण नहीं होना चाहिए? पुरुषों की आवाज कब तक दबती रहेगी? उनकी आंसुओं की क्या कोई कीमत नहीं? क्या उनके मानसिक प्रताड़ना की कोई कीमत नहीं? क्या वो सिर्फ परिवार को पालने के लिए हैं, या उनको अपनी बात कहने का भी हक होना चाहिए? उनकी आवाज कोई सुने, इसकी भी कोई कानून होनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता? इसी मुद्दे पर हमारे साथ आज मौजूद हैं बरखा त्रेहान जी, जो पुरुष आयोग की बात कर रही हैं और सरकार से मांग कर रही हैं कि जैसे महिला आयोग है उसी तरीके से पुरुष आयोग भी होना चाहिए। बरखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट मिरर हिंदी पर। बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पे बात करने का। स्टेट मिरर को मेरा सैल्यूट है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और अगर बात कर रहा होता तो सरकार आज जागी होती, और अगर सरकार जागी होती तो आज सरकार द्वारा पुरुष आयोग का गठन हुआ होता। और जो मैं पुरुष आयोग जिस चला रही हूँ, वो एक एनजीओ है और मैं उसकी प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन हम कितने पुरुषों की मदद कर सकते हैं? इस देश में लाखों करोड़ों विक्टिम्स हैं, हम कितनों की मदद कर सकते हैं? तो इसलिए मेरी गुहार 10 सालों से भी ज्यादा की है। सरकारें आती जाती रहती, हमने हर सरकार को गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द पुरुष आयोग का गठन हो। समान कानून की बातें जो लंबी लंबी होती आई हैं, जैसे कि यूसीसी, अगर यूसीसी में ही मान ले कि सबके लिए समान कानून है, तो जो कानून पत्नी के लिए है, अगर वही पति के लिए होता तो आज अतुल सुभाष भी मेरे साथ बैठा होता, आज मानव मेरे साथ बैठा होता। आज कितने लड़के जो रोज मर रहे हैं, जो अभी 2 दिन पहले द्वारका में पति मरा, वो भी मेरे साथ ही बैठा होता। उनके परिवारजन रो नहीं रहे होते। यूपी में सबसे ज्यादा आंकड़ा अभी आया है सामने हस्बैंड मर्डर्स का। दिल दहला देने वाला वर्ड ये मंजर है, जो कि आत्महत्याएं 3 गुना थी। अगर आप मर्डर्स को इंक्लूड कर ले, चाहे वो सौरभ हत्याकांड हो, चाहे हनीमून पे मर्डर हो, चाहे सांप से कटवा के मर्डर हो, चाहे अन्य किसी भी तरीके का मर्डर हो, लेकिन आप देखिए सिर्फ और एक ही चीज आपको सब में कॉमन दिखेगी कि पति को मारो, उसकी प्रॉपर्टी हथियाओ और आगे बढ़ जाओ, बॉयफ्रेंड जेल में चला जाएगा, दूसरा बॉयफ्रेंड फंसाओ। तो कितनी गर्त पे जा रहा है ये देश। यहाँ पे परिवार टूट रहे हैं, लेकिन जब परिवार टूटता है तो याद रखना तब देश टूटता है। तो ये देश टूटने की कगार में खड़ा है। लेकिन आज भी कानून मंत्री हो या अन्य मंत्री हो, सब सो रहे हैं, घोर निद्रा में हैं। मुझे आज भी याद है, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे सुषमा जी हो, चाहे कंगना रनौत हो, बहुत सारे बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं से बातचीत हुई। अनेकों बार सुषमा जी से बात हुई, एक नहीं अनेकों बार। उनके हस्बैंड जनरल स्वराज सर को भी मैंने कई बार बताया कि सर, मैंने सुषमा जी से ये बात करी।
मैंने सर सुषमा जी को जब कहा कि 498 का बहुत वृहद स्तर पे दुरुपयोग हो रहा है, तब बीजेपी नहीं थी। उन्होंने बोला यूपीए की सरकार है और इन्होंने बनाया है ये कानून, जब हम आएंगे तब इसमें संशोधन करेंगे। मैं फिर आई, जब बीजेपी सरकार में आई, मैं फिर सुषमा जी के पास गई, क्योंकि सुषमा जी एक बहुत ही विनम्र लेडी थी जो पूरी बात सुनती थी, समझती थी, बहुत ही सुलझे हुए इंसान थी। तो मैं उनसे हमेशा रिक्वेस्ट करती थी कि मैडम बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, लड़कों के साथ सिर्फ नहीं गलत हो रहा, उनकी माएँ और बहनें, पूरा परिवार टूट रहा है। और जब हम महिला उत्थान की बात करते हैं या महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो माएँ और बहनें भी तो महिलाएं ही हैं, तो आप उनकी ही पीड़ा समझ लीजिए। तब उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम इसे स्क्रैप कर देंगे। जब मैं दोबारा उनसे मुलाकात की उनकी सरकार बनने के बाद, तो उन्होंने बोला बरखा जी स्क्रैप कैसे कर दें, महिलाओं के लिए बना हुआ कानून है, आप भी समझिए इस बात को, मैं ये नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसको कंप्लीट कर देने दीजिए बस। उन्होंने क्या कहा आपको बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने ये कहा कि हम इसको स्क्रैप नहीं कर सकते। मैंने उसी टाइम निर्णय लिया कि बिल्कुल सही कह रही हैं, ठीक है नहीं कर सकती। मैंने कहा ठीक है मैडम, मिसयूज क्लॉज ऐड कर दो इसमें। अगर मिसयूज क्लॉज ऐड कर देंगी तो जो महिला इसका दुरुपयोग करेगी तो हम उसे दंडित करेंगे, तो दूसरी महिला को ये समझ आएगा कि मेरे खिलाफ एक्शन होगा और वो इसका दुरुपयोग नहीं करेगी। अब रही बात सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोर देन 95% केसेस ऑफ 498 आर फॉल्स, ये लीगल टेररिज्म है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं नहीं कह रही। कितना भारी वर्ड है, लीगल टेररिज्म। फिर भी आज तक कुछ नहीं हुआ, ना तो 498 स्क्रैप हुई, ना ही मिसयूज क्लॉज देखा। अभी हाल में बरेली में एक केस था जहां पे लड़की ने फर्जी आरोप लगाया था, प्रूव हो गया कोर्ट में कि फर्जी आरोप लगाया, तो बरेली के कोर्ट में उस लड़की को बस इतनी सी सज़ा मिली कि आप कुछ घंटों खड़े हो जाइए। कभी अभी अभी हाल में एक और कोर्ट ने कहा कि आपको उतनी, मतलब जितनी 4 साल की सज़ा हुई उस लड़की को भी। लेकिन क्या ये सज़ाएं काफ़ी हैं? यहाँ देखिए, हस्बैंड का मर्डर कर दिया। क्या किया सौरभ राजपूत का? सौरभ राजपूत किसी का होनहार बेटा था और वो बाहर काम करने गया था। किस लिए कोई लड़का बाहर काम करने जाता है? कि अपने परिवार को पाल पोसे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए। वो लंदन की एक बेकरी में काम कर रहा था। जब वो भारत आया, अपनी बिटिया का जन्मदिन मनाने आया, तो उसे ये नहीं पता था कि उसी का मरण दिन मना दिया जाएगा। अब आपको बताती हूँ कि असली कारण क्या था उसको मारने का। जो उसकी पत्नी है मुस्कान, 9वीं फेल, और जो उसकी माँ है वो उसकी सौतेली माँ है। और सौतेली माँ बाप से भी मेरी मुलाकात हुई। बाप उनका सगा है और उन्होंने मुझे ये बताया कि हमारी लड़की गलत थी। हमें पता है हमारी लड़की टोटल गलत थी। तो मैंने कहा सर, अगर आपको पता था कि आपकी लड़की गलत है तो आपने कभी उसे समझाया क्यों नहीं? आज उस हत्या होने के बाद आप कह रहे हैं कि इस लड़की को फांसी दे दो, और जो कि अभी उन्होंने फिर स्टेटमेंट बदल लिया है। और ये मैंने डे 1 पे कहा था कि ये सिर्फ मीडिया पे बैठने के लिए स्टेटमेंट है, फांसी दे दो, फांसी दे दो, फांसी दे दो हमारी लड़की को। लेकिन वो स्टेटमेंट आपका कोर्ट में जाके बदल जाएगा, ये मैंने पहले दिन ही कह दिया था। खैर, आपको बताती हूँ कि मारने का क्या कारण था। वो लड़का इतना परेशान हो चुका था अपनी पत्नी से, क्योंकि उसे हवस थी। 2-3 बार तो वो घर से भाग चुकी थी अनेकों बॉयफ्रेंड्स के साथ, अलग अलग बॉयफ्रेंड्स के साथ। उसके बाद ड्रग्स लेती थी। उसके बाद अपनी बेटी के लिए कोई काम नहीं करती थी, ना खाना बनाती थी। उसकी बिटिया जो थी, मैंने उसे गोद में बैठाया, वो इतनी डरी सहमी सी बेटी थी। तो मतलब आप बेटी की परवरिश नहीं कर रहे, कैसी माँ हो, आपकी अपनी बेटी है और आप उसकी परवरिश नहीं कर रहे, उसे खाना तक नहीं बना के दे रहे। और जो उसका पिता, उसको आपने दूर कर दिया। जब 2021 में बहुत लड़ाई हुई थी तो सौरभ ने डाइवोर्स केस फाइल किया था। अब भारत में डाइवोर्स केस अगर लड़का फाइल करे तो बहुत विपदा है, बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और अगर लड़की फाइल करे तो वो प्रोग्रेसिव है। माय बॉडी माय चॉइस पे उसने निर्णय लिया है, फ्रीडम है उसको, और वो बहुत ही समझदार लड़की है, उसने ये फैसला लिया है। लेकिन अगर लड़का ले ले तो कोर्ट के चक्कर काट काट के जूते घिस जाएंगे। डाइवोर्स तो पता नहीं कब मिलेगा, और एलिमनी आएगी 2 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़। भाई किस पेड़ पे लगे हैं ये पैसे, किधर से ले आए? पहले तो मुझे आज ये बताइए। आपके व्यूअर्स से ये क्वेश्चन है।
एक लड़का और एक लड़की शादी करते हैं। शादी दो परिवारों की होती है, किसी लड़के और लड़की की नहीं होती। तो क्या हक है उन परिवारों को तोड़ने का? जब आप फर्जी एलिगेशन लगाते हो, हर लड़की का एक ही डायलॉग है, मैंने लाखों केस देखे हैं, तेरे बाप को जेल में करा दूंगी, तेरी माँ को जेल में करा दूंगी, तेरे भाई बहनों को जेल में डला दूंगी, तेरे को सड़ा दूंगी, तेरे माँ बाप को जेल में सड़ा दूंगी, रुक मैं तेरे को दिखाती हूँ मैं क्या चीज हूं। अब ये डायलॉग सुन करके रोज रोज अतुल सुभाष रोज रोज ये सुनता था। उसके बच्चे से अलग कर दिया, बच्चों को टूल की तरह यूज किया जाता है। और जब ये इस तरीके के डायलॉग्स होते हैं, जब आपको इतनी मेंटल प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है, आपको कहीं सच्चाई पता है अतुल सुभाष के केसेस की कि क्या करती थी वो लड़की? नहाती तक नहीं थी निकिता सिंघानिया, और ना नहाती थी, ना कोई हाइजीन मेंटेन करती थी, ना पढ़ी लिखी थी। उसके इंटरव्यूज कराने के लिए, क्लियर कराने के लिए, उसको नौकरी दिलाने के लिए हजारों दिन अतुल सुभाष ने जाग जाग के काटे। हाइजीन के नाम पे वो जीरो थी, और फिर भी अश्लीलता से भरी हुई वो लड़की उसको क्या क्या करने के लिए जबरदस्ती करती थी। आप ये सोचिए कि फिजिकल आप किसी इंटीमेसी कैसे बिल्ड करोगे जब आप पूरे दिन ये ताने दोगे? आपकी फिजिकल इंटीमेसी कैसे बन सकती है हस्बैंड वाइफ की? उसके बाद आप जबरदस्ती फिजिकल इंटीमेसी बनाने के बाद आप कहेंगे कि मेरे प्राइवेट पार्ट्स को चाटो, तो घिन आती है आपके पार्टनर से। लेकिन अगर लड़की कहे तो उसे जस्टिफाई कर देंगे, ये सारे फेमिनिस्ट उसको जस्टिफाई कर देंगे। और अगर लड़का कह दे तो पता नहीं कितना बड़ा राक्षस, कितना बड़ा हैवान। आज इस बातों की कोई चर्चा कहीं नहीं है। 20 दिनों के अंदर निकिता सिंघानिया जिसने मर्डर किया, मैं उसे मर्डर कहती हूँ, मैं सुसाइड नहीं कहती। इतना जलील कर दो, इतना प्रवोक कर दो, इतना सिस्टम से थक हार गया था, टूट गया था कि उसको इतना बड़ा वीडियो बनाना पड़ा। हर पेज पे सुसाइड लेटर पे लिखा था जस्टिस इज ड्यू। उसने ये लिखा था लेटर पे कि अगर मेरे हैरेसर्स को दंडित ना किया गया, उन्हें सजा ना दी गई, तो आज बिहार के बेटे ने कहा था कि ये मेरी अस्थियों को नाले में डाल देना कोर्ट के पास। तो बिहार के बेटे को अभी तक न्याय नहीं मिला। आज इलेक्शन चल रहे हैं बिहार में। मैं पूछना चाहती हूँ पॉलिटिकल पार्टीज से, कौन सी पार्टी है जो बिहार के बेटे को न्याय दिलाएगी? आखिर अतुल सुभाष की जब केस आया तो एक जन जागृति सी पूरे देश में हो गई थी और करोड़ों ट्वीट्स किए गए थे। अतुल सुभाष का आखिरी ट्वीट जो था, उसमें उसको बहुत निराशा थी पूरे सिस्टम से। हमारे देश के किसी मंत्री पे उसको विश्वास नहीं था, इसलिए उसने एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को आखिरी वाली ट्वीट में उसने टैग किया। आखिर क्यों टैग किया? उसे पूरा विश्वास उठ गया था यहाँ से, और उसने डोनाल्ड ट्रंप से ये रिक्वेस्ट करी कि यहाँ लड़के मर रहे हैं भारत में, आप ही कुछ करिए। क्या हमारे प्रधानमंत्री जी, क्या हमारे कानून मंत्री, क्या हमारे विपक्ष के नेता सो रहे हैं? आखिर क्यों सो रहे हैं? 4 कानून मंत्री लगातार, सदानंद गौड़ा, रविशंकर जी, किरण रिजिजू जी, मेघवाल जी, अनेकों मुलाकातें। जैसे अंकित जी आप बैठे हैं, ऐसी मुलाकातें। ये नहीं कि मैंने सड़क पे खड़े होके मिल लिया उनसे या किसी रैली में मिल लिया और फोटो खिंचा ली। अनेकों मुलाकातें हैं। जैसे मैंने आपको सुषमा जी के साथ बताई, गडकरी सर, तमाम नेता, चाहे वो किसी पार्टी से हो, आप आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल से 4 बार एक्सक्लूसिव 1-to-1 मुलाकात जब वो दिल्ली के मालिक थे। मैं लगातार बोलती रही, सर दिल्ली के मालिक हैं आप, दिल्ली से ही एक पुरुष आयोग का गठन कर दीजिए यहीं पे। तो बोलते थे मैं तो सपोर्ट करता हूं आपको, केंद्र नहीं सपोर्ट करती। मैं कहती हूँ किसने कह दिया केंद्र नहीं सपोर्ट करती? जब केंद्र ने सपोर्ट किया हमें, हरिनारायण राजभर ने, मेरे कहने पे हरिनारायण राजभर जी ने 2018 में मॉनसून सेशन में, ना ही हरिनारायण राजभर जी ने, अंशुल वर्मा जी ने, दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अलग अलग, ये यूपी से ही हैं दोनों। इन दोनों ने मॉनसून सेशन में इस बात पर अपनी बात रखी और जाहिर करी इच्छा कि जल्द से जल्द पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए। मेल सुसाइड्स बहुत हो रही है, प्रताड़ना बहुत हो रही है, हमें कुछ सोचना चाहिए। जो आपने कहा पुरुषों के बारे में भी, उनकी वेल विशर्स हम हैं, हम सभी हैं। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ही सिर्फ होना चाहिए? बेटा क्या मरवा दें? नहीं। तो एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है जिसके बारे में उन्होंने बात करी। उन्होंने ही नहीं, सिर्फ हमारी एक
और सांसद हैं, सोनल मानसिंह, उन्होंने इस बारे में पार्लियामेंट में खुल के चर्चा करी। बहुत बार अनेकों जो मंत्री हैं, जैसे दूसरी पार्टी से एनसीपी या आप कहिए आप आदमी पार्टी या कांग्रेस, बंद कमरों में हर नेता ने सपोर्ट किया है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे एनसीपी हो। लेकिन खुल के क्यों नहीं बोलते? ये पर्दे पे जाकर के या पार्लियामेंट में जाके या जब ऑन कैमरा बोलने का वक्त आता है तब पुरुषों की बारी प्रताड़ना हो रही है या पुरुषों के मर्डर हो रहे हैं या उनके सुसाइड हो रहे हैं या उनके ऊपर जो भी परेशानियां, जो प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। आखिर सुशांत सिंह राजपूत इतना होनहार लड़का था इस देश का, जो चांद पे, मेरे को बताइए कितने लड़कों ने चांद पे घर लिया है? आखिर इतना होनहार लड़का जो अपने आप, जिसने अपने बल पे, बिहार का बेटा था वो भी, अपने बल पे कहाँ पहुंचा, बॉलीवुड का बड़ा सितारा था। आखिर हमने क्यों मजबूर कर दिया उसे मरने के लिए? 2018 में उस पर मीटू केस था। उस केस से इतना वो ट्रॉमेटाइज हो गया था। आपको क्या लगता है कि कोई केस हो जाता है किसी लड़के पे तो बस आज हो गया कल खत्म? नहीं, क्योंकि कोर्ट में मिलती है सिर्फ तारीख और तारीख। पुलिस स्टेशन में क्या मिलता है? हैरेसमेंट, ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन। जुडिशरी, पुलिस स्टेशन, ये सब एक्सटॉर्शन के अड्डे हैं। आप कहीं भी चले जाइए, अतुल सुभाष कि ना तो हैरेसर्स को सजा मिली, ना ही जो जज साहिबा थी जिन्होंने उसे मजबूर किया मरने के लिए, जिन्होंने उनसे कैमरे पे एक्सटॉर्शन की है, पैसे मांगे हैं, आज उनके खिलाफ हमने क्या कोई एक्शन लिया है? क्या अगर कोई जज करप्ट होगा तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे? ऐसे तो जस्टिस गोगोई के ऊपर जब मीटू केस आया था तो मेरा यह सवाल था कि जब जस्टिस गोगोई ही नहीं सेफ है तो इस देश के आम पुरुषों का क्या हाल होता होगा? आप बताइए अंकित जी। कितना आसान है किसी लड़के को फांसा देना? इट इज़ ईजियर देन डिलीवरिंग अ पिज़्ज़ा। आप जितनी देर में एक पिज़्ज़ा मंगाते हैं ना, उससे जल्दी आप रेप केस फाइल कर देते हैं। और आपको बताती हूँ कौन कौन सी टाइप के रेप केस होते हैं। एक तो सबसे बता दूँ, सबसे 80% जो रेप केसेस फाइल होते हैं वो प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज, मतलब इसने मुझे शादी का झांसा दिया। 80%। भाई, सेक्स शादी की बात कर लेना। सेक्स के लिए जो आतुर लड़कियां हैं, लड़के लड़कियां हैं, देखिए लड़का तो डाल नहीं पाता रेप, लड़कियां डालती हैं रेप, क्योंकि हमारे देश में सिर्फ लड़कियों का रेप होता है। अब मैं आपको मेल रेप के बारे में भी बताऊंगी, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो जो लड़कियां रेप डालती हैं वो कहती हैं कि शादी का झांसा दिया था रेप। तो भाई वो गोद में उठा के ले गए थे आपको। आप मत करो शादी से पहले रेप, आप मत करो सेक्स। और ओयो रूम में जा करके आप क्या हनुमान चालीसा तो पढ़ती नहीं हो, वहाँ पे सेक्स करती हो। और मजे तो दोनों ने लूटे थे। तो जब मजे दोनों ने लूटे तो लड़का रेपिस्ट कैसे? ये जितनी टिंडर विंडर हैं, ये सारे जो भी ये डेटिंग ऐप्स हैं, इस पे लड़के लड़कियां मिलते हैं। किस लिए मिलते हैं? सुखमनी साहब का पाठ करते हैं? क्या करते हैं? या रामायण पढ़ते हैं बैठ करके इकट्ठे? सेक्स करते हैं? तो भाई जब इतना आराम से तुमको सेक्स चाहिए, सब कुछ चाहिए, मज़े भी चाहिए, गिफ्ट भी चाहिए, लोग तो पेंट हाउस ले लेते हैं सेक्स करके। समझने वाले समझ गए। तो फिर तो वो म्यूचुअल था ना। तो फिर और कोर्ट ने तो बहुत बार चिंता जताई है, कॉन्सेक्सुअल सेक्स इज नॉट रेप। लेकिन अभी रेप तो थमा नहीं था, एक और लेके आ रहे हैं, मैरिटल रेप, मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में रेप लेके आ रहे हैं, जो कि ऑलरेडी कवर्ड था। हमारे पास इसके लिए ऑलरेडी कानून था कि अगर एक लड़की के साथ जो शादी हुई है उसके साथ फोर्सफुल सेक्स होता है तो वो कंप्लेंट कर सकती है। ऑलरेडी उसके पास है रिकॉर्ड्स। लेकिन फिर भी हमारी जो लॉबी है, जिसको बाहर से फंडिंग आती है, जो फेमिनाजीज की लॉबी है, जो इस देश को तोड़ना चाहती है, जो परिवार तोड़ना चाहती है, जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहती, जो विवाह नाम की संस्था, वैसे तो ऑलरेडी ये ख़त्म हो चुकी है, अब लड़के लड़कियां शादी नहीं करना चाहते हैं, तो वो जो तोड़ने वाली संस्था RIIT फाउंडेशन, उन्होंने मैरिटल रेप का एक और कानून बनाने की बात कर रहे हैं। बहुत सालों से मेरी खुद की PIL है जो सुप्रीम कोर्ट में है, और चंद्रचूड़ सर के सामने 10 बार लिस्ट हुई थी। अब सर ने उसके ऊपर चर्चा नहीं करी। अब आगे देखिए, हम तो उम्मीद करते हैं कि जल्द उसके ऊपर चर्चा हो और मैरिटल रेप जैसा कानून हमारे देश में अगर आ जाता है तो इसका 200% मिसयूज़ होगा। कौन सा हस्बैंड है जो अपनी इस चीज़ को प्रूफ कर सकता है? ब्रह्मा जी को बैठाएंगे कमरे में कि वो बताएंगे कि ये
जो फोर्सफुल सेक्स था या कॉन्सेक्सुअल सेक्स था, या आपसी सहमति से उन्होंने हनीमून पे गए या XYZ कभी भी कहाँ किधर भी गए, पति पत्नी तो है तो सेक्स नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर पुरुष चाहे तो पहले महिला को राजी करना पड़ेगा फिर सेक्स करना पड़ेगा? अरे राजी करना भी नहीं, राजी करने के बाद आपने राजी कर दिया, कंसेंट फॉर्म भी साइन करा लिया, ठीक है, उसके बाद शादी की बात कर रही हैं आप? हाँ शादी में? हाँ, शादी में आपको कंसेंट फॉर्म भी साइन कराना पड़ेगा। और उसके बाद मैडम ने, आप तो पीक पे हैं, मैडम का मूड खत्म हो गया है, और या उनको देखिए उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है, बॉयफ्रेंड के साथ उनको जाना है, तो कह देंगे फोर्स सेक्स किया था, आपको 10 साल की जेल है। तो शादी मतलब इसीलिए तो पुरुषों की कोई नहीं सुनवाई कर, नहीं? कहीं कोई सुनवाई नहीं। पुरुषों का लिए एक बात बता ऑफिस दूं, में भी पुरुषों बैरन, के लिए आदमी इल्जाम लगा देता है, पुरुष तुरंत निकाल दिया जाता है। हाँ पुरुष है ना, थर्ड क्लास जेंडर है, दोबारा से थर्ड क्लास जेंडर है, और वो बैरन बस लैंड फॉर्म में लिंग भरा जाता है, पुरुष बस, महिला, बस, बस। पुरुष की कोई इज्जत नहीं। कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, 1 मिनट में उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे। अगर बहुत पावरफुल होगा तो चीज़ों को दबा देगा, पैसों के बल पे। पैसों के बल पे तो बहुत कुछ खरीदा जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम इस देश में आम आदमी रहता है, कॉमन पर्सन रहता है। आखिर जस्टिस गोगोई तो नहीं है ना सब, तो जाएं कहाँ? जस्टिस गोगोई की तो 17 दिनों में क्लीन चिट मिल गई, मेरे भाइयों को तो 17 सालों में भी नहीं मिलती। उसके बाद आप ये देखिए, ना तो महिला कभी अरेस्ट हुई, अगर ये पाक साफ थे तो महिला को अरेस्ट होना चाहिए था ना, हमें अभी पता यश दलाल का भी केस आया, बिल्कुल। जिसमें महिला ने आरोप लगाया कि उन्होंने उनके साथ रेप किया, जबकि 5 साल थे साथ में। कोर्ट ने तो, इलाहाबाद कोर्ट ने ये टिप्पणी दी कि कोई 1 दिन मूर्ख बना लेगा, 2 दिन मूर्ख बना लेगा, कोई 5 सालों तक मूर्ख बनाएगा? तो आप देखिए, यश दलाल हो या मोहम्मद शमी हो या बहुत सारे, कारण क्या है? मतलब साथ में रिलेशनशिप में रहते हैं, लिव इन में रहते हैं, शादी में रहते हैं, फिर अचानक से कहते हैं कि नहीं इसने रेप किया था। देखिए सार हो जाता है जैसे ही रिलेशनशिप, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो जाता है लोगों का छोटा मोटा, उसमें ब्लाउज फाड़ लिया, कपड़े फाड़ लिए, बता दिया मेरा रेप हुआ है। नहीं, property मानसिकता से- आ कहाँ से रही? क्योंकि सलमान खान भी अभी कपिल शर्मा के शो में बोला बोला। कि अगर खर्राटे आ जाए तो डाइवोर्स दे देते हैं, बिल्कुल। और हल्का सा कुछ हो जाए तो डाइवोर्स देते। तो इससे मुझे भी डर लगता है। इवन सलमान खान डर रहा है। बिल्कुल, उसने सलमान कहा जितना खान, तुम मेहनत कमाओ, पैसे कमाओ, बीमारी में काम करो, उसके बाद वो पैसा लेकर के आधा चली जाती है। मैंने उनका वीडियो वो शेयर किया है, मेरे YouTube पे डला है, आप उसे देख सकते हैं। और मैंने सलमान खान को मिलने के लिए आज से 3-4 साल पहले मुंबई में थी, तो मैंने मिलना भी था, लेकिन कुछ कारणवश मैं उस दिन उनसे मिल नहीं पाई, क्योंकि उन्हें कहीं इंपॉर्टेंट जाना पड़ गया। बाकी मैं ये इस बात को 100% उनकी मानती हूँ कि अगर खराटे भी आ जाए लड़के को तो उस पर भी डाइवोर्स हो जाता है। लिम्का की बोतल नहीं ला के दी, पनीर नहीं ला के दिया, ऐसी खुशी बातों पे। आपको पता है रात के 10 बजे एक लड़की कहती है, जो पत्नी है, कि मैं तेरे साथ सेक्स तब करूंगी या तेरे को रोटी तब दूंगी जब तू माँ बाप को घर से बाहर धक्के ही मार के निकालेगा, इनके साथ मैं नहीं रह सकती। और उस लड़के ने माँ बाप को धक्के मारे हैं, घर से बाहर निकाल दिया, उन माँ बाप को बस स्टैंड पे रोता हुआ किसी ने देखा तो पुलिस बुलाई। जब पुलिस आई तो बोली क्यों रो रहे? उसने बोला मेरे बेटे बहू ने घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने बोला कि चलिए हम आपको वहाँ पे ओल्ड एज होम में छोड़ाते हैं। तो ओल्ड एज होम में जब छोड़ने गए तो उन्होंने भी एंट्री नहीं दी। उन्होंने कहा आधार कार्ड दिखाइए। कहाँ जाएं ये माँ बाप? आप बताइए। तो ये बताइए, समस्या ये है कि लड़का तो कुछ चूम ही नहीं कर सकता। तो ये बताइए कि पुरुष के पास हक क्या है? वो तो माँ बाप को भी प्यार करता है, पत्नी को प्यार करता है, उस कंडीशन में क्या चूज करे? कोई हक नहीं है उसके पास। इसी हक की तो हम लगातार बात कर रहे हैं कि आखिर समानता क्यों नहीं है, आखिर पुरुष आयोग का गठन सरकार क्यों नहीं कर रही, उनके लिए पॉलिसीज सरकार क्यों नहीं बना रही। आखिर ब्रेस्ट कैंसर के लिए आपने इतनी पॉलिसीज बना दी, इतनी सारी स्कीमें बना दी, आज प्रोस्टेट कैंसर जो उससे काफ़ी घातक है, हम कुछ बात ही नहीं करते। हम पुरुषों को बोलते हैं काम करता रहे, काम करता रहे, काम करता रहे, बस तू ATM मशीन और स्पर्म डोनर है, तेरा कोई लेना देना, उसी का बच्चा है। उसको देखने के लिए लाखों रुपए खर्च करता है, तब उसको कोर्ट में बच्चा देखने को मिलता है। पत्नी कहती है कि 1 लाख रुपए जमा करा पहले, तब बच्चा दिखाऊंगी। ऐसा अक्सर होता है। एक कोर्ट ने आदेश दिया एक माँ को कि आज आपने बच्चे को लेके आना है, बाप के साथ जाएगा बच्चा। कुछ गलत कह दिया कोर्ट ने? क्या बाप का कोई हक नहीं होता? डाइवोर्स तो वाइफ का और हस्बैंड का होता है, बच्चे के साथ थोड़ा ना होता है डाइवोर्स। तो वो लड़की कनाडा भाग गई बच्चे को लेके रातों रात, कि बाप से ना मिलना पड़े। दूसरी बताती हूँ, एक बड़ी कंपनी की CEO थी, अभी हाल का 1 साल पहले का केस है। बाप को मिलने का समय दे दिया कोर्ट ने। वो मैडम
उस बच्चे को गोवा ले जा करके काट देती है। बहुत बड़ी सीईओ थी, अनपढ़ लड़की नहीं थी। ये तो अभी आपको मुस्कान का 9वीं फेल का बता रही थी। वो बहुत पढ़ी लिखी महिला थी, सीईओ कंपनी की। उसने बेटे को काट दिया, काट के ब्रीफ केस में भर दिया। अभी एक केस आया था मेरे पास यूपी से कि सरकारी नौकरी चाहिए और लवर के साथ सेटल होना है, तो हस्बैंड को बता दिया कि ये मर गया है और उसको मरवा दिया और बोला कि सरकारी नौकरी इसके बजाय मुझे मिल जाएगी। बताइए क्या क्या चल रहा है। एक और केस है, उसमें ना विधवा पेंशन ले रही है मैडम, डाइवोर्स केस चल रहा है और विधवा पेंशन ले रही है, लड़का जीवित है। मतलब कुछ भी हो रहा है। एक लड़की ने कहा कि मेरा सपने में देखा कि मेरा रेप हो गया, वो एफआईआर लिखाने चली गई। एक अभी कुछ दिन 2-3 साल पहले एक फौजी को थप्पड़ मार दिया, एक महिला ने 4-6 थप्पड़ दर्द दिए। उसने बोला मेरा कसूर क्या भैया, मेरे को काहे के लिए थप्पड़ मारे? तो मुझे लग रहा है तुम मेरा पीछा कर रहे हो, तुम मेरा रेप करोगे, मुझे लगा है। कोई तथ्य नहीं है, कुछ नहीं है, किसी की जो मनमानी आ रही है, कोई भी कुछ भी कह रहा है। माय बॉडी माय चॉइस पे आप सारे कपड़े उतार दो, जो मर्जी करो, आपकी मर्जी, लेकिन आरोप क्यों लगा रहे हो? क्या आपको लगता है कि छोटे कपड़े पहनने से भी रेप होता है? देखिए, छोटे कपड़े और बड़े कपड़े कोई नहीं होता। नहीं, कई महाराज बोलते हैं, अनुराधाचार्य महाराज बोलते हैं कि अगर आप छोटे कपड़े पहनोगे तो लोग देखेंगे। ऐसा नहीं है, उनका कहने का आप मतलब नहीं समझे। आपके पास यहाँ पे रख दूं मैं 1 करोड़ रुपया, या मैं करोड़ छोड़ो 1 लाख 2 लाख ही रख दिया, तो उस 1 लाख 2 लाख को यहाँ रख दोगे कि उसको फटाफट संभाल के रख के आओगे अंदर तिजोरी में, या कहीं भी सेफ जगह पे रख के आओगे? लड़कियों को इसी बात से तो दिक्कत है। तो लड़कियों को इसी बात से दिक्कत है कि उन्हें आप तिजोरी समझ रही हैं। नहीं, इसको आप उन्हें वो समझ रही हैं कि भैया मुझे ही प्रोटेक्ट करना है। वो कह रही है कि हम खुद प्रोटेक्ट हो सकते हैं। नहीं, ये तिजोरी नहीं समझ रही। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि आप छोटा नहीं, आप नग्न अवस्था में जाओ, छोटे कपड़े भी क्यों पहनने, लेकिन अपने लव्ड वंस के साथ जाओ ना। फिर वहां रेप मत चिल्लाओ, फिर मत बोलो मेरे को ये घूर रहा है। तो आप तो दिखाने के लिए निकली हो, तो अपनी सुरक्षा, जो मैंने आपको पैसे की बताया है ना कि सुरक्षा, तो हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है ना। अपने भाई को लेके जाओ, अपने बाप को लेके जाओ। लेकिन फिर आप तो बोलते हो ऑल मैन आर डॉग्स, तो उसमें आपके पिताजी भी तो आए, आपके भाई साहब भी तो आए। अभी एक नई मूवी आई ना मेट्रो इन दिनों में, उसमें क्या कह रही है? ऑल मैन आर डॉग्स। तो ऑल मैन आर डॉग्स, तुम्हारा बाप सबसे बड़ा डॉग, तुम्हारा भाई सबसे बड़ा डॉग, बाकी मैं तो बाद में कहती हैं कि हम शराब पीते हैं, क्लब में जाते हैं, छोटे कपड़े पहनते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उसमें गलत क्या है? पहनिए, बिल्कुल बिल्कुल आपकी लाइफ है, आप देखिए आपको कैसे जीनी है। लेकिन उसके बाद आप रेप मत चिल्लाइए ना। आप विक्टिम कार्ड, वुमन कार्ड मत खेलिए। तो आप मानती हैं कि छोटे कपड़े, सिगरेट, क्लब, शराब, इनसे रेप होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप फिर क्यों कह रही हैं कि बाद में फिर आप मत कहिएगा कि रेप? मैं तो ये कह रही हूँ कि आप अपने साथ अपने लव्ड वंस को भी लेके जाइए ना, कि जब दारू के नशे पे आप किसी के ऊपर गिर पड़ रही हैं, आपको पता ही नहीं। मैंने तो कितने केसेस सुने, स्पाइक्ड माई ड्रिंक। भैया वो स्पाइक्ड माई ड्रिंक होता क्या है, मुझे आज तक नहीं समझ आया। आपने ये कप रखा है, ये रखा है ना, इसमें पानी है, चाय है, कॉफी है, कुछ भी है, मैं ना पीऊं, मेरी मर्जी। तो मैं आपके हाथ का दिया हुआ नहीं पीऊंगी, मैं तो अपने से लेके पीऊंगी, सील्ड बॉटल लूंगी। मत लो। फिर बाद में ये क्या कह दिया, स्पाइक्ड माई ड्रिंक एंड देन ही टुक मी देयर, वो मुझे यहाँ ले गया। तो पता चलता है कि ये बाद में जब बात एक खुलासा होता है तो पता चलता है ये खुद ही मैडम जो कह रही थी कि अपने घर ले चलो, अपने घर ले चलो, नशे में धुत थी, अपने घर ले चलो, और उसके बाद ये कहती हैं कि मेरे साथ ये हो गया। भाई होते हैं, केसेस होते हैं, लेकिन पहले आप इन सब कामों से बचिए। अपने लव्ड वंस को लेके जाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ जाइए जिनके ऊपर आपको पूरा भरोसा हो। अपने भाई बहनों को साथ में लेके जाइए ना, किसी को साथ में लेके जाइए ना। देखिए, अगर आप कह रहे हैं ना कि जो खतरा है वो तो लड़कों को भी खतरा है, आधी रात को वो लड़का भी कहीं पे चला जाएगा, तो उसके लिए भी अनसेफ एनवायरनमेंट। तो आप कहीं पे भी जा रहे हो और दारू के नशे में आप जो क्लेम्स करते हो वो कभी सत्य नहीं होते, और उसमें भी आपसी सहमति कहीं ना कहीं होती है अगर आप एंड रिजल्ट में जाओगे। जैसे कि मैं पति पत्नी जब भी लड़ रहे होते, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलती हूँ, तुम लड़ रहे हो बिना बेसलेस बातों के लिए लड़ रहे हो। असली जीवन जो गोल्डन पीरियड है तुम उसे बर्बाद कर रहे हो। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम आज नहीं, लड़ते लड़ते 5 साल बाद, 10 साल बाद भी तो कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। आज कर लो,
तुम्हारा टाइम बचेगा, गोल्डन पीरियड बचेगा, पैसा बचेगा। जो जलालत सहनी पड़ेगी और जो नेगेटिव एनवायरनमेंट में तुम रहोगे वो अलग, परिवार बिखरेंगे वो अलग। ऐसे ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप भी वही है। मैं देखती हूँ कोई 41 का काउंट है, कोई 70 का काउंट है, कोई 80 का काउंट है। भाई ये लड़कियां बॉडी काउंट, तो ये बता दी बॉडी काउंट का मतलब क्या होता है? बॉडी काउंट मतलब इतने लोगों के साथ हम सो चुके हैं। इसको बड़ा आजकल फ्लॉन्ट किया जा रहा है, बहुत कूल लगता है कि जब इतने सो। अरे भाई आखिरी तुमने उखाड़ा क्या? और उसके बाद शादी फिर कैसे होनी है? और अगर नहीं करनी तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये बता रही हूँ, मैं तो हजारों बार बोल चुकी हूँ, प्रोग्रेसिव मॉडर्न वुमन वो शादी ही नहीं करनी चाहिए। इस बंधन में बंधना ही क्यों है यार? पेट्रियार्की, एक ही तो बात है आपको बोलने के लिए, पेट्रियार्की। सब कुछ पेट्रियार्की पे मर दो, लेकिन ये नहीं पता कि पेट्रियार्की कितनी ज़्यादा बड़ी मुश्किल है मेल्स के लिए, मेन के लिए, पुरुषों के लिए। ये उन्हीं के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर रोल से बाहर ही नहीं आ पा रहे। लेकिन इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? पुलिस वाले, वकील, कोर्ट, जज। सिस्टम की ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। ये सारे एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग के अड्डे हैं। 498 इतनी बड़ी करोड़ों की इंडस्ट्री। यहाँ से तो न्याय मिलता है, आप कह रहे हैं एक्सटॉर्शन के अड्डे हैं। न्याय किसको मिला? पुलिस न्याय तारीख पे दिलाती तारीख, है, कहा जाती है कि पुलिस न्याय देती है। तारीख पे तारीख मिलती है। न्याय मिलता होता तो आज 5.5 करोड़ केसेस जो हैं पेंडिंग चल रहे हैं। तो क्या आप मानती हैं कि जो महिलाएं केस लगाती हैं पुरुषों के ऊपर सबसे ज्यादा 498 ए के तहत, वो सारे लगभग फेक होते हैं? लगभग क्या, सब फेक होते हैं, कोई सच्चाई क्या आप नहीं नहीं होती। मानते कि महिलाओं को भी प्रताड़ना मिलती है इस देश में? मैं ऐसा कहीं नहीं कह रही कि नहीं मिलती, लेकिन जो महिलाओं को प्रताड़ना होती है वो तो कभी केस ही नहीं लगाती। और ये फर्जी वाले केस ही हैं। इसको तो अरनेश कुमार की जजमेंट भला हो उस लड़के का, वो ले आया था बिहार का बेटा, इस जजमेंट को ले आया था, नहीं तो 2 महीने के बच्चे को, पूरे परिवार को जेलों में डाल दिया जाता था। ये तो अरनेश कुमार की जजमेंट के बाद अब इतने ज्यादा डाइवोर्स आसान के नहीं इतने रेट क्यों बढ़ रहे हैं मैम? बिल्कुल बढ़ना ही है। आप जब इतना इंटरफियर करोगे शादी जैसी संस्था में, एक पहली बात तो ये डाइवोर्स जो नाम की जो बात है, ये हमारी हिंदूज में कभी थी ही नहीं। ये मुसलमानों की दी हुई देन है। तलाक, तलाक का शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं था, ये वहां से आया है। अब आप समझिए कि आज इतना बढ़ क्यों रहा है डाइवोर्स? वो इसलिए क्योंकि टॉलरेंस हमारे अंदर खत्म हो चुकी है, रिस्पेक्ट हमारे अंदर खत्म हो चुकी है। हम अपने आप को कूल बनने की उसमें और इस होड़ में कि हम लड़के से कम नहीं हैं, हम तो ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और कानून उनका साथ देता है। कानून आंख बंद करके एक लड़की की FIR तुरंत लिख लेता है और उसके हस्बैंड को एक टेररिस्ट की तरह ट्रीट करता है और उसे रात को 12-1 बजे गिरफ्तार करने जाते हैं। अभी एक मुंबई के डॉक्टर साहब को, जिनका डिवोर्स भी हो चुका है, उनकी पत्नी नहीं थम रही, वो कोई ना कोई एलिगेशंस लगाती रहती। बहुत बड़े डॉक्टर, नामी गामी डॉक्टर हैं। उन्होंने फ्राइडे के 12 बजे उनको अरेस्ट करवाया। उसके बाद सैटरडे, संडे, कितनी मुश्किल से हमने उनकी बेल करवाई है। तो दुखद ये है कि सिर्फ महिलाओं के एक पक्ष सुना जा रहा है, दूसरा पक्ष नहीं सुना जा रहा। अब आप कोर्ट में तो तारीख कितनी बड़ी है? क्या इंटीमेसी कितनी बड़ी होती है डाइवोर्स में? इंटीमेसी रिलेशनशिप, ये इसमें साथ सेक्स नहीं कर पा रहा है सही तरीके हाँ, से। नहीं, हस्बैंड का तो ये है कि अगर वो सेक्स करे तो रेपिस्ट, और ना करे तो इम्पोर्टेंट। जाए कहाँ? हस्बैंड के राइट्स की भी तो बात करो यार, वाइफ के तो सारे राइट्स हैं, लेकिन मुझे बताओ ना वो जाए कहाँ? अगर वो सेक्स करता है तो वो रेपिस्ट हो जाता है कि भाई बहुत सेक्स करता है, बहुत रेपिस्ट है ये, बिल्कुल मेरा वो बलात्कार कर रहा है, क्या बोलते हैं वो, मैरिटल रेप हो रहा है मेरा। और ना करे तो वो इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये सोशल मीडिया, 24 घंटे तो सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी है, और पता नहीं कितने सारे दोस्त हैं, अनगिनत दोस्त हैं, पास्ट सभी लड़के मैरिटल अफेयर भी बहुत चल रहा है आजकल, बहुत। शादी के बाद रिलेशनशिप इतना कॉमन हो गया, वो भी कोर्टों की देन है। एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज किया था। क्या उसमें हम पुरुषों का भी दोष नहीं है? हम पुरुषों की भी सोच होती है कि भाभी को फंसाना है। मैं वही तो बता रही हूँ कि एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया ना, जिसके साथ मर्जी जाओ सेक्स करो। ये तो कोर्टों की देन है। जब ये आया था निर्णय 2018 में, तब मैंने ये बात बोली थी कि अब देखिएगा क्राइम कितना बढ़ेगा। कहीं पे पत्नी सेप्टिक टैंक में मिलेगी, कहीं पति सेप्टिक टैंक में, और बच्चे अनाथालय में। आज आप ये देखिए कितने सारे जो जोड़े हैं
ये जो हस्बैंड वाइफ हैं वो पैटर्निटी टेस्ट के लिए जाते हैं और उसके बाद उनको पता चलता है ये बच्चा मेरा नहीं है, क्या होगा। एक भोपाल के कोर्ट में एक केस आया था जहाँ पर पत्नी ने मेंटेनेंस ना देने की वजह से पति को गिरफ्तार करवाया। अब लड़के को शक था, उसने लॉयर हायर किया और पता करवाया, तो पता चला, डीएनए टेस्ट हुआ था, पता चला कि ये बच्चा उसका नहीं है। तो जब उसे पता चला तो उन्हें कोर्ट में बताया, पेश किया गया। तो कोर्ट ने जब उससे पूछा महिला से कि जब बच्चा भी इसका नहीं था तो तुमने इसको जेल क्यों कराया, तो कहती आई वांटेड टू टेक रिवेंज। तो बस आई वांटेड टू बदले की भावना बता करके निकल ली वो तो। लेकिन क्या मुझे ये कोई बताएगा कि उसकी ज़िंदगी तबाह कर दिया आपने और एक लाइन बोल दिया आपने, क्या ये जायज़ है कि आपको भी उतने सालों की, डबल सालों की जेल नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ ये जितनी लड़कियाँ, मुस्कान, निकिता सिंघानिया, या जो अभी दिल्ली में ये द्वारका में जो मर्डर हुआ है जिसमें 15 नींद की गोलियाँ दी हैं, आशिक से पूछ रही है कि ये गोलियाँ दे रही हूँ मैं, ये मर नहीं रहा है, वो कह रहा और गोली दो, वो कह रही है गोली नहीं जा रही है, सिर्फ पानी जा सकता है। वो कह रहा बांध के करंट लगा, कह रही बांधूं कैसे, अकेले नहीं होगा मेरे से। तो वो कह रहा टेप लगा के बांध इसको और फिर करंट लगा करके उस ड्रामा करती है कि मैं बताती है घर वालों कि ये तो करंट से मर गया, इसको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। हॉस्पिटल जाती है, वहाँ पर और जांचें होती है, तब पता चलता है, खुलासा होता है। इंस्टाग्राम चैट जो भाई के हाथ लगती है वो पुलिस वालों को देता है, फिर खुलासा होता है कि इसने इसने तो पूरे फेल कर दिए। सोनम, दिल्ली की सोनम, सुष्मिता देव, जिसने तिल तिल करके मारा है, फांसी की सजा दो, मुस्कान को फांसी की सजा दो, लेकिन उसने तो ट्रम्प कार्ड खेल दिया, आई एम प्रेग्नेंट। जेल जाते सार उसने ट्रम्प कार्ड खेल दिया, आई एम प्रेग्नेंट। भाई प्रेगनेंसी कब हुई? सौरभ को तो मार डाला तुमने। आशिक की थे बच्चे या पुलिस वालों के बच्चे, किसके बच्चा है ये कौन बताएगा। लेकिन मैडम जल्द बाहर आ जाएंगी। निकिता सिंघानिया बाहर हैं। निकिता शर्मा जिसने मानव शर्मा को मारा वो अभी जेल में है, उसको हम ही ने जेल कराई है। पूरे परिवार ने बहुत बहुत मेहनत करी है। आप एक एक्ट की बात करती, पॉश एक्ट की जी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो देखिए, कार्यस्थल पर यौन शोषण के बहुत सारे केसेस हर रोज आते हैं। तो कार्यस्थल पर जो काम करने वाले हैं वो लड़के लड़कियां दोनों होते हैं। तो अगर आप बात सुने तो दोनों की सुने, एक तरफी बात तो नहीं होनी चाहिए। कमेटी जो है, पॉश जो है, वो सिर्फ एक तरफा लड़की की बात सुनती है। और जब लड़के की कहीं सुनवाई नहीं होती तो लड़का थक हार के कहाँ पहुँचता है? मरने की कगार में। क्योंकि लड़कों को लगता है बस सुसाइड कर लो, जबकि मैंने हज़ारों लाखों बार ये बहुत बोला है कि सुसाइड इज़ नेवर एन ऑप्शन। आपको सुसाइड से क्या मिलेगा? आपका परिवार तो धक्के खाएगा कोर्ट में। अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया, क्या हुआ? पिताजी माताजी तो कोर्ट में जा रहे हैं, भाई भी जा रहा है, विकास मोदी कोर्ट खेल रहे हैं, वो तो अभी भी कोर्ट जा रहे हैं, या बाकी और अन्य केसेस में भी सब कोर्ट ही जा रहे हैं। पुरुष क्या करें जिससे उनकी मानसिक संतुलन थोड़ा बढ़िया हो और वो आत्महत्या के कगार न पहुंचे? इसके बारे में तो सरकार को सोचना पड़ेगा। आप और मैं तो जगा रही हूँ सरकार को, आप भी मेरे साथ। आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ करें? जैसे लड़की ने उनके ऊपर ऐसा कोई 498 डाल दिया, 376 डाल दिया, रेप का डाल दिया, ऑफिस में पॉश डाल दिया, तो उस कंडीशन में पुरुष या थोड़ा सा ना डर जाता है कि अब तो मेरी लाइफ खराब। जैसे आपने कहा कि पिज्जा डिलीवरी करने से ज़्यादा ही आसान होता है किसी लड़के पर रेप का इल्ज़ाम लगा तो उस वक्त क्या करे? वो घबराए नहीं, उसको थोड़ा बल मिले, ऐसा कुछ आप बता सकें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि पुरुष समाज सो रहा है, पुरुष ही साथ नहीं दे रहे। नहीं, पुरुष का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यह है कि उनके लिए कोई कानून ही नहीं है देश में। तो यही तो मैं कह रही हूँ, मैं पुरुष समाज से बहुत बहुत नाराज हूँ, क्योंकि वही सो रहे हैं। सड़कों पे उतरो ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मैं उतरती हूँ जब भी सड़कों पे, मैं कहती हूँ कि संगठित हो। फार्म लॉज रिपील हुए थे ना, तो जिस दिन तुम संगठित हो गए तब उस दिन तुम्हारे लिए भी कानून बनेंगे, उस दिन तुम्हारे लिए भी पुरुष आयोग का गठन सरकार करेगी। तो आपका कहना है कि पुरुष अपनी आवाज खुद उठाए, सामने आओ, स्पीक अप मैन। कुछ नहीं, जो रोना फेमिनिस्ट गाती हैं 24 घंटे। अब देखिए, मैं तो अभी पार्लियामेंट सेशन शुरू हो गया, मैं तो नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, ये सभी जगहों पार्लियामेंट में भी जाऊंगी। मैं देखती हूँ झुंड के झुंड लड़कियां पे आए होते हैं रोने के लिए। पुरुषों के लिए कितने लोग आवाज उठा रहे हैं? कोई एक आप हैं, एक दीपिका नायर भारद्वाज है। मैं ये कह रही हूँ 3 गुना जो है सुसाइड होने के बावजूद, ये माँ बाप कहाँ है, ये भाई बहन कहाँ है? इन्हीं को ले लो भाई, 3 गुना है।
498 के तहत तो वही फंस जाते हैं ना, सब होते हैं 498 के तहत तो सबके परिवार के ऊपर हो पूरे जाता है, परिवार रेप। तो वो कहाँ से आवाज उठाएंगे? 498 है तो खत्म हो गया, अब तो रेप डालते हैं फादर के ऊपर, जेठ के ऊपर या बहन के हस्बैंड के ऊपर, जिससे कि दबाव बने और जल्दी जल्दी प्रॉपर्टी मिले। मैं तो ऐसे जानती हूँ, एंकर्स के जानती हूँ केसेस, जो बड़े बड़े एंकर्स हैं उनके घर के केसेस हैं, उनके कजन्स में, कि लड़की बॉयफ्रेंड के साथ घर में रह रही है और हस्बैंड घर के बाहर है, माँ बाप भी घर से बाहर हैं। योगी जी की टीम में एक लड़का काम करता है, मैं उसका केस आपको बताती हूँ। उसके माँ बाप बाहर जाकर के, एक माँ तो बाहर चली गई विदेश, और बाप जो है ओयो रूम में रह रहा है, और पूरा जो घर है उसमें लड़की अकेले रह रही है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। और आरोप क्या लगाया था बहू ने, कि जो मेरे पिताजी हैं, ससुर हैं, वो जब मैं नहाती हूँ तो बाथरूम में मुझे झांकते हैं, ये आरोप लगाया था। बताइए कि इतना ससुर, किस ससुर के पास इतना टाइम पड़ा, इस सीढ़ी पे चढ़ेगा, वेंटिलेटर से देखेगा, मतलब हद है ऐसी बातों के। लेकिन ऐसी बातें बहुत की जाती हैं। बहुत बड़े एक महंत थे इलाहाबाद से, गिरी जी, उन्होंने क्यों आत्महत्या कर ली? आखिर अमित शाह के से डायरेक्ट बातचीत थी उनकी, महंत गिरी जी बहुत बड़े अखाड़े के। उनकी एक वीडियो एक लड़की के साथ मॉर्फ करके खूब वायरल की जा रही थी। इस शर्मिंदगी के मामले में वो इतना टूट गए, इतने प्रताड़ित हो गए कि ये शर्म के मारे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। इसलिए इतने बड़े आदमी ने, जिसको स्पिरिचुअल कितना होगा, कितना पावरफुल आदमी था वो, उसको मरना पड़ा। इस देश में बाबाओं के ऊपर बहुत इल्जाम लगते हैं, बहुत लोग बहुत। प्रयास करते हैं कि इन्होंने गलत किया मेरे साथ या महिला के साथ गलत किया। सिर्फ हिंदू बाबाओं के साथ, बाकी देखिए पादरी भी साफ है, पाक साफ है। और वो जो मौलवी है, मुल्ला है, मुल्ला मौलवी तो बिल्कुल तो पाक साफ है, उन्हें नहीं, वो कभी नहीं कुछ गलत करते। तो कहा भी तो गया है कि हवस के पुजारी ही होते हैं। तो ये सब तो हमारे माइंड्स में एक वही पॉइजन है जो लड़कियों के माइंड्स में पॉइजन डाला है, कि लड़के गलत हैं, राक्षस हैं, जल्लाद है, और लड़कों को महिलाओं गालियां की दो। आजादी का मतलब है क्या वैसे? क्या पुरुषों को खत्म कर देना? यही चाह रही हैं वो। मैंने तो बहुत साल पहले क्योंकि मैं भी कई महिलाओं से बात किया तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए साथ बहुत शोषण हुआ है, पहले इसका हमारे साथ मतलब बहुत ये गलत हुआ, और अब ये जो हो रहा है तो बहुत ठीक हो रहा है। नहीं, तो पुरुषों इसका के मतलब साथ है, भी होना चाहिए। मतलब टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। बट उनका कहना है कि लगातार कई वर्षों से महिलाओं के साथ गलत हुआ है, कई महिलाओं को काटा गया है। और जब गलत हुआ है, सती प्रथा से लेकर के किसी भी प्रथा, घूंघट प्रथा को ले लीजिए, या कोई भी जो बलात्कार के केसेस आते हैं, उसमें 80% तो पुरुष भाई खड़े होते हैं उनके साथ, उनके न्याय की लड़ाई में। आज जब उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, अभी मैं गई थी इंदौर राजा रघुवंशी की 13वीं पे, और राजा रघुवंशी के लिए कैंडल मार्च वगैरह जब हमने करी, गिनी चुनी महिलाएं थी उसमें। कहाँ गई महिलाएं? क्यों नहीं आ रही महिलाएं सपोर्ट में? कितने कैंडल मार्च हुए? चलो इंदौर का तो वो बेटा था, कितने दिल्ली में आपने देखे, या नोएडा में आपने देखे होंगे, बहुत सारे देखे होंगे। कितने देखे आप बताइए तो सही। निर्भया के लिए कितने हुए थे? निर्भया के बाद 6 साल बाद इंसाफ मिला। मुझे पता है, मैं 6 बजे से सुबह रिपब्लिक में बैठती थी। ये बताइए मुझे, निर्भया जैसा एक कांड मैं आपको बताती हूँ, रोहतक का। वहाँ पर एक लड़के का जो था फार्मर और पशुपालन का काम करता। वैसे तो हम कहते हैं किसान अन्नदाता है, किसान से हमारा बड़ा दिल जुड़ा हुआ है, किसान की समस्या है हमारी समस्या है। लेकिन उस किसान के साथ क्यों नहीं खड़े हुए भाई? उसके प्राइवेट पार्ट्स में डंडे से 3 पैकेट लाल मिर्च के डाले गए, जिससे वजह से उसके आंतड़ियाँ टूट गई और वो पीजीआई रोहतक में एडमिट था। उसकी बहन ने रो रो के मुझे बुलाया। मैं उस बहन की गुहार पे गई, वहाँ पे हम 8-10 लोग गए थे। इतनी बुरी तरीके से उसका हाल क्या था, वो डेथ बेड पे लेटा था। मैंने वहाँ पर, बहुत दूर गांव था ना, तो उसमें पुलिस स्टेशन गई, खान साहब को बोला कि इतना अन्याय हो गया इस लड़के के साथ, निर्भय है ये। तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने कहा सर लड़की को अरेस्ट करिए तुरंत, बहुत ही क्रूरता की है, और लड़का डेथ बेड पे, पता नहीं क्या होगा, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई इस लड़के की, अब काम नहीं कर पाएगा। और वैसे भी एक किसान के पास कितने पैसे होते हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। तो खान साहब ने कहा दिल्ली से मैडम आप क्यों आ गई हैं, पुरुष आयोग के अध्यक्ष, आप जाइए, हम तुरंत कर रहे हैं गिरफ्तार। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, जबकि झूठा आश्वासन था। मैं अभी घर भी नहीं पहुंची थी दिल्ली, उससे पहले मेरे पास फोटोग्राफ्स आने लग गई कि वो लड़की धड़ल्ले से घूम रही है। मैं वापस गई खान साहब के साथ, और मैंने समझ लिया कि खान साहब कुछ नहीं करेंगे। एसपी को मिली और पूरे परिवार की गिरफ्तारी कराई। ये कोई एक केस नहीं है, अच्छा तो अनेकों मैं आपको बता सकती हूँ। लेकिन सिर्फ दुख इस बात का है,
निर्भया के लिए पूरा देश खड़ा था, निर्भय के लिए हम क्यों नहीं खड़े? अगर हम एम्पैथेटिक हैं एक लड़की के लिए, तो हम लड़के के लिए क्यों नहीं एम्पैथेटिक? मर्द को भी दर्द होता है। मेंस राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। ये ह्यूमन राइट्स वाले कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? एनसीआरबी का डेटा बद से बदतर होता जा रहा है। 100 पुरुष हर रोज मर रहे हैं। कहाँ हैं हम? कब जागेंगे? कानून मंत्री नहीं सुन रहे, अन्य मंत्री नहीं सुन रहे। प्रधानमंत्री जी, हाथ जोड़कर आपसे विनती है, कृपया बेटों की भी सुनिए। बहुत बचा ली बेटियां, अब बचाएंगे बेटे। सोचिए सर, मेन की बात भी करिए, मन की बात में मेन की बात करिए। ऐसा मैंने बहुत सारी ईमेल्स लिखी हैं मोदी जी को, क्योंकि मेरा आज भी विश्वास है कि शायद। अच्छा, ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति है, उसकी शादी हो चुकी है, उसकी वाइफ का अफेयर कहीं और चल रहा है, ऐसे हमने कई केसेस देखे हैं जिसमें छत से कूद के भाग गई है, भागे अभी ओयो रूम से जी। तो अब उस केस में क्या कर सकता है पति? उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं रहता। देखिए, लड़के अडल्ट्री की ना, ये तो अभी बहुत सारे केसेस ऐसे ऐसे आपको रिकॉर्डिंग दिख रही है, क्योंकि चीटिंग बहुत बड़ा इश्यू आ रहा है अब उसमें। पुरुष जो क्या है कि पुरुष समाज की एक भावना होती है कि अगर कोई उसकी औरत या उसकी गर्लफ्रेंड या वाइफ अगर उसके साथ कुछ गलत करती है तो सह लेता है, लेकिन चीटिंग जहां पर आती है तो पुरुष फिर उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। देखिए, जब भी चीटिंग अपनी वाइफ पकड़ी जाती है तब वो डाइवोर्स ही फाइल कर सकता है, लेकिन जैसे ही वो डाइवोर्स फाइल करने जाता है पुरुष, वैसे ही वो 10 और केस डाल देती है। उन 10 केसेस में 498 डोमेस्टिक वायलेंस, अननेचुरल सेक्स, रेप, फादर इन लॉ, जेठ, सिस्टर का हस्बैंड, इतने सारे आपके ऊपर तो केसेस डाल पुरुष देते फिर हैं, शादी ना करे, जिससे कि आप घुटने टेक दो और जो पैसे वो मांग रही है उसको दे दो। और मैं आपको बताऊं, कितने पुरुष लड़के फिर तो शादी वीडियो ना करे। लेके कोर्ट में जाते हैं, उनकी वीडियो पुरुष देख फिर ही नहीं शादी ना जाते। करे, अब यही है, बच गया। क्योंकि आजकल की पुरुष की मेंटालिटी हो गई, भैया अब शादी नहीं करें, डर लग रहा है। बिल्कुल जी, आप आजकल के लड़के शादी नहीं करना चाहते। आप शायद जानते हो कि ट्विटर पे एक हैशटैग है जो बहुत ट्रेंड कर रहा था अभी कुछ दिन पहले, मैरिज स्ट्राइक, और अक्सर ट्रेंड करता है। तो मेरे पास एक यूके के पत्रकार आए, उन्होंने कॉल किया मुझे बाहर से। तो उन्होंने मुझे पूछा कि ऐसा मैरिज स्ट्राइक जो है ट्रेंड हो रहा है, आप लोग क्यों ट्रेंड करा रहे हो, और मुझे आपसे बात करनी है इस सिलसिले में। तो पहला सवाल तो मेरा ये था, मैडम, भारत में मैरिज स्ट्राइक ट्रेंड हो रहा है, आप यूके में बैठी हैं मैडम, तो आपको हमारे भारत की भी इसमें क्यों इतना इंटरेस्ट है? क्या मसाला मिल रहा है आपको इधर? बोली नहीं नहीं, मुझे इसके ऊपर समझना है क्यों हो रहा है। खैर, मैंने उनको सारी बात बताई कि क्यों एक लड़का शादी करेगा जब उसे पता है कि उसके ऊपर मैरिटल रेप हो का जैसा केस आ जाएगा। वो 6 महीने की शादी हो, 2 महीने की हो, 1 साल की हो, कभी भी आ जाएगा और उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ उसका नहीं, उसके माता पिता, भाई बहन, सबका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो वो क्यों करेगा शादी? किस लिए करेगा? शादी के बंधन में क्यों बंधेगा? और आज आप देखिए, आप किसी भी महिला को, किसी भी वाइफ को, ये जितनी मर्डर है आप बताइए, मुझे एक बताइए, वो नहीं थी शबनम, उसने 7 खून किए थे शबनम ने, उसमें एक 2 महीने का बच्चा भी था। क्या उसे फांसी की सज़ा मिली? आपने कभी किसी महिला को फांसी की सज़ा दी ही नहीं। तो कहाँ से आप, कैसे आप न्याय की तो कुछ है ही नहीं, आप बैलेंस ही नहीं क्रिएट कर रहे। देश का कानून बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है, लचर है और इम्प्लीमेंट नहीं और हो रहा, पुरुषों के तारीख प्रति पे तारीख। संवेदनशील। हाँ, बिल्कुल असंवेदनशील, और जस्टिस डिलेड, मतलब इतनी डिले हो जाती है जस्टिस में कि जस्टिस डिनाइड हो गया, खत्म ही हो गई। वो बंदा टूट के मर जाता है, वो मरना पसंद करता है, वो कितना थक हार जाता है क्योंकि सिस्टम में कहीं उसका कोई साथ नहीं देता। आप जो कह रहे थे कि वो बंदा जाए कहाँ, भाई हमारे जैसे काउंसलर्स से मिल सकता है, बात कर सकता है, और बहुत सारे, सरकार को एक हेल्पलाइन नंबर जारी करना चाहिए। पुरुष आयोग में क्या क्या चीजें होंगी अगर आप बनती है, जैसे महिला आयोग है वैसे पुरुष आयोग, तो आप क्या चाहते हैं कि क्या क्या चीज होना चाहिए? मेन वेलफेयर की सारी चीज़ें, बॉयज़ के लिए पॉलिसीज़ बनाओ। स्कूल ड्रॉप आउट्स तो बच्चे बॉयज़ ज़्यादा हैं, क्योंकि परिवार का लालन पालन, ईएमआई भरी जाएगी तो पुरुष के पैसे से, टैक्स भरा जाएगा तो पुरुष के पैसे से, किराया भरा जाएगा तो पुरुष के पैसे से, गाड़ी आएगी तो पुरुष के पैसे से, पेट्रोल तक उसके पैसे से डलेगा। वाइफ के तो अपने खर्चे बहुत होते हैं ना, ब्यूटी पार्लर के, और गिफ्ट वगैरह अपने पेरेंट्स के लिए या घर वालों के लिए लेनी हो, वो मैं मैनेज कर लूँगी, बाकी सब तुम देख लेना। तो उनका कंट्रीब्यूशन पैसों में मेरे को दिखाइए। आप मुझे सिर्फ एक लड़की दिखाइए जिसने रिक्शे वाले से शादी करी हो,
मैं आपको अनेकों दिखा सकती हूँ जो कि मेड से शादी करी होगी या प्रोस्टिट्यूट से भी शादी की होगी लड़कों ने, लेकिन एक भी मुझे दिखाइए क्या लड़कियों डॉक्टर, सीईओ, इन्हें तो पैसा वाला चाहिए, बिग बैंक बैलेंस, फॉरेन की ट्रिप कराने वाले, ये सच्चाइयां हैं। क्या आप नहीं मानते हैं कि देश में महिलाएं कमजोर हैं, अबला हैं, इसलिए कोई शायद नहीं। वो इस मजबूती पाने के लिए एक अच्छे व्यक्ति से शादी करते हैं? अबला नहीं है, बजा रही हैं वो तबला। और मजबूती तो हम सबकी होनी चाहिए। पढ़ाओ लिखाओ अपनी बिटिया को, बेटे को, दोनों को पढ़ाओ, अच्छे संस्कार दो, अपने पैरों पे खड़ा करो। क्यों किसी और की ओर देखना है? क्यों अपने और देखिए, अगर हस्बैंड वाइफ का या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप सार हो जाए तो तुम अपने घर, हम अपने घर। वो एलिमनी क्यों? वो इतने बड़े सारे केसेस क्यों डालने हैं भाई? कभी जिंदगी छोटी सी है, दुनिया बहुत छोटी सी। आप अच्छा, आपको नहीं लगता कि एलुमनी कभी कभी कोई ऐसा भी केसेस होते हैं इसमें लिटरली जरूरत होती है? तो ठीक है, अगर तो अगर ये कानूनी नहीं रहेगा, एलुमनी नहीं, नहीं मैंने रहेगा, ये नहीं कहा कानून, उतनी दीजिए जितनी वो डिजर्व करती है। 4-4 करोड़ रुपए मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो भाई। 10 लोग वहां रह रहे हैं, कैसे तुम्हारे नाम कर दें? और जो 4-4 करोड़ जो नॉर्मल रेट चल, कहाँ से मिलते हैं 4 करोड़? एक फैमिली पूरी जिंदगी में भी 4 करोड़ रुपए नहीं कमा पाती, कहाँ से दे देंगे उसे? एक लड़की, अभी उसका भाई के ऊपर रेप केस फाइल करा एक लड़की ने, और वो म्यूचुअल रिलेशनशिप में रह रहे थे, लेकिन रेप केस डाल दिया और वो तुरंत तिहाड़ जेल में चला गया। अब उस लड़की ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की बात पहुंचाई पेरेंट्स के पास। पेरेंट्स में माँ थी सिर्फ, बाप तो मर चुका था। तो वो माँ कहाँ से दे, जिसका खुद का डायलिसिस हो रहा है? मांग थी 30 लाख रुपए की। ठीक है, वो मांग कहाँ से देगी, किस तरह देगी? तो बहुत मुश्किल, एक्सटॉर्शन के अड्डे बन चुके हैं। इस तरीके से आपको इजी मनी, ये स्कीम है, आप पूरी जिंदगी में उतना पैसा नहीं कमा पाओगे जितना 1 मिनट में कमाया जा सकता है। तभी मैंने बोला इजी देन डिलीवरिंग पिज्जा। और ये जो शादी की छोटे छोटे झगड़े हैं, छोटे, उसको तूल दे दिया, क्योंकि हम बड़े बुजुर्गों के साथ रहते आपको नहीं लगता है कि सेलिब्रिटीज भी इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं? क्योंकि अगर इनका डाइवोर्स होता है तो हम लोग तो इन्हीं की तरफ लुकआउट करते हैं, देखते हैं। अब जैसे साइना नेहवाल का तलाक होने वाला है, मैरी कॉम ने किसी और से शादी कर ली। जी। अब ये सब कुछ हम देखते हैं तो हमें बल मिलता है कि भाई हमारे इंस्पिरेशन ही ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा कर लेना चाहिए। क्या ये भी दोषी नहीं है? बिल्कुल दोषी है, और ये बहुत फ्लॉन्ट करते हैं इन चीज़ों को। आजकल आपने देखा होगा एक बड़ा ट्रेंड सा आ गया कि एकदम से चुपचाप आते हैं, लिख देते हैं कि अरे बस हमने सोचा कि हम वील आमिर खान तीसरी शादी कर रहा है। हाँ, और इनको इनकी तीसरी शादी भी हम जस्टिफाई करते रहते हैं कि हाँ ठीक है, ये कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम जस्टिफाई करते करते, इन सेलिब्रिटीज़ को देखते देखते हमने सोचा कि हम भी इसको करें, और इसीलिए होड़ मची हुई है। तलाक, जो डाइवोर्स है, हर घर की कहानी हो चुकी है। बस फ़र्क इतना है, किसी का 6 महीने में होगा, किसी का 1 साल में होगा, किसी के 2 साल में होगा। कोई अभी तो ग्रे डिवोर्स बहुत बढ़ रहे हैं। ग्रे डिवोर्स मतलब 50 साल की उम्र में आकर के बोला मैडम ने, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक केस आया था कि आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ, मेरे को अलग रहना है, इसके साथ नहीं रहना है, बस मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए और जिससे कि मैं अपना फ्यूचर बेटर कर सकूं। मतलब 50 साल रहने के बाद भी उनके बीच में आजकल सहमति या आपसी कोई प्यार नहीं है। ये तो एक प्रेम प्यार का रिश्ता लेकिन नहीं बन पाया। एक और केस आया जो 52 इयर्स की मैडम है, वो बोलती हैं कि अब सेक्स में मज़ा नहीं आता इसके साथ, इसलिए मुझे बाहर एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। ठीक है, बाहर एक्सप्लोर करना चाहती हैं, प्रोग्रेसिव है ना, लेकिन यही अगर वो 50 साल में, उस जो 50 साल की या 52 साल की महिला जब ये बोलती है तो उसका जो स्पाउस है वो उससे 2-4 साल बड़ा भी हो, मैं कह रही हूँ 55 का भी है, उसका तो सब कुछ लुट चुका होता है, ख़त्म हो चुका, तो उसकी इतनी अटैचमेंट हो चुकी होती है कि वो अब जाए क्या, वो इतना लाचार होता है। बच्चे आजकल वैसे नहीं रहते साथ में, पत्नी का ये बिहेवियर देख के वो टूट क्या जाता आप नहीं मानती हैं कि इसमें फिल्म का बड़ा योगदान रहा? दूसरी चीज़ ये है कि पहले पुरुषों के लिए कोठे हुआ करते थे जहां पे वो जाते थे और अपनी हवस को मिटाते थे, औरतें नहीं कुछ करती थी। तो कहीं ना कहीं हम पुरुष समाज भी जिम्मेदार हैं इस चीज के। देखिए, मैं फिर कोठा तो आपको उनके लेवल था। हाँ, ये कहाँ जाए? मैं फिर ये कहूँगी, प्रॉस्टिट्यूट भली जिसने सेक्स किया और पैसे ले लिए, लेकिन जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं तो उन मर्दों के लिए क्या कहेंगी मैं एक रिलेशनशिप में जो आज जब भी जीबी रोड जाते हैं? बिल्कुल, मैं फिर कहूँगी कि जिसको अपनी लाइफ, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, अपनी लाइफ जैसे जीनी है जियो, लेकिन जब आप एक बंधन में बन गए
तब एक दूसरे को चीट मत करो। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के भी शादी के रिलेशनशिप बाद में, भी लोग कोठे बजाया करते थे और यहाँ मैं पर ठाकुर भी यही कह रही हूँ कि चीट मत करो, वो भी गलत है और ये भी गलत तो है। वही तो जब लड़कियों से और बात करते हैं तो लड़कियां कहती हैं कि भाई हमारे साथ देखो पास्ट में कितना गलत हुआ था। पास्ट में नहीं, हम प्रेजेंट में जिए। नहीं, वो कहती है कि जब पास्ट हमारे में साथ नहीं। गलत हुआ तो अब आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप क्यों रो रहे हो? जब गलत तब उनके साथ हो, तब भी हम उनके साथ खड़े थे। आज जिसके साथ गलत अन्याय जिसके साथ हो रहा हो, हम तो उनके साथ खड़ेंगे, उनकी आवाज बनेंगे, तभी एक सशक्त भारत बनेगा। और सशक्त भारत तब बनेगा जब बैलेंस क्रिएट होगा सोसाइटी में। ये सोसाइटी जा किस तरफ रही है? बड़े बूढ़ों को बहुत धक्का मार दिया। ग्रंथों से आपका कोई नाता नहीं है, मंदिर गुरुद्वारे से आपका कोई नाता नहीं है, आपको कोई लेना देना नहीं है वहाँ क्या हो रहा है। और आप बैठे हैं सोशल मीडिया पे, एक होड़ लगी हुई है, वहाँ पे बैठे हैं या पब में बैठे हैं, आपको कोई पता नहीं कि असली जीवन क्या। ये स्ट्रेस क्या बोलते हैं, मेंटल स्ट्रेस बहुत है, एंग्जाइटी बहुत है। ये सब आजकल के लड़के लड़कियों में क्यों हो रहा है? क्यों पागलपने के शिकार हो रहे हैं? क्योंकि इनकी फैमिली वैल्यूज़ कुछ है ही नहीं, इनके परिवार हैं ही नहीं, ये कभी परिवार के साथ बैठते नहीं। अगर परिवार के साथ बैठते हैं तब भी मोबाइल। इनको क्या चाहिए? सिर्फ इनको ये एक बैंक का कार्ड होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड्स, सारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और इनका मोबाइल या लैपटॉप। इनको और कोई रिश्ता नहीं मंजूर। और जो लड़कियां रिलेशनशिप में रहती हैं, अब अगर लड़की को वो रिलेशनशिप जिस बॉयफ्रेंड है उसका, अगर वो आगे बढ़ जाए, दूसरा बॉयफ्रेंड उसे पसंद आ जाए, पहले वाले को वो डंप कर दे, तो वो प्रोग्रेसिव है, स्मार्ट लड़की तो है। सिचुएशनशिप भी आ चुकी हाँ, है, वो पता है स्मार्ट लड़की है। पहले तो ये समझ लीजिए वो बहुत स्मार्ट लड़की है और बहुत कूल है और बहुत 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 इन है। और लड़का जो है ना, अच्छा वो लड़का तो रेप फाइल नहीं कर सकता कि ये चली गई, इसने मुझे यूज़ किया। बेचारे रोते रोते आते हैं कि टिश्यू पेपर की तरह मुझे यूज़ किया, मेरा सारा पैसा भी ले गई, मेरा ये भी ले गई, मेरा वो भी ले गई, मैं बहुत टूट गया हूँ मैडम, प्लीज़ उससे एक बार बात करवा दो, बोले ब्लॉक कर रखा है सब जगह से। इतना रोते हैं, मैं इतना परेशान होती हूँ उनको समझाने के लिए कि भाई जिसने तुम्हें फेंक दिया, दुत्कार दिया, उसके पीछे क्यों ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? मत करो। लेकिन अगर लड़का किसी और लड़की के साथ बात भी कर ले, रिलेशनशिप डेवलप अभी नहीं हुआ है, सिर्फ बात भी कर ले। ये एक आर्मी ऑफिसर की कहानी बता रही हूँ कि उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसने एक लड़की के साथ बात कर ली, उसकी गर्लफ्रेंड ने रेप डाल दिया, मतलब जो गर्लफ्रेंड थी उसने रेप डाल दिया। तो बात भी नहीं कर सकते आप? इतना क्यों कमांड करना है? इतना क्यों ओवर पावर करना है? क्या वो बंधुआ मजदूर है? मैंने आपको बताया ना, 3rd क्लास जेंडर है, फॉरगॉटन जेंडर है, उनकी कहीं सुनवाई नहीं है। लेकिन आपने क्या सोच लिया है कि हम उनको नीचा दिखा करके आपको खुशी मिलती है? ये कोई चीज़ें किसी किताब में नहीं लिखी हैं, ये आपको समझना है। आपके घर में जो भी मेल हो उसकी दुख दर्द समझिए तो सही। मिसेस मूवी बना दी बॉलीवुड ने, हाँ 2 टाइम रोटी बना करके कितना बड़ा बलिदान कर दिया। लड़कों का बलिदान देखो, मैं अभी एक वीडियो देख रही थी, आपको दिखाती हूँ। आज कहते हैं हमारी कितनी बड़ी इकॉनमी है, 4 ट्रिलियन ये डॉलर ये वो, और हमने भारत ने कितना डेवलपमेंट कर लिया है। अभी मैं रास्ते में वीडियो देख रही है, गाजियाबाद का ही है, ड्रेन को साफ करने 4 लड़के उतरे। कहाँ है लड़कियां इक्वालिटी की बात करने वाली? तो आपको लड़कियां तो लगता है देखी कि नहीं मैंने, सियाचिन में क्यों नहीं जाती लड़कियां? आपको लगता है कि महिला और पुरुष बराबर नहीं है? बिल्कुल भी बराबर नहीं है। ये तो कहते हैं हम बराबर है। बिल्कुल गलत है जो महिला कहती है कि हम बराबर हो ही नहीं सकते। महिला तो जननी है, उसको एम्पावर करने लगे हुए सारे मिनिस्टर, पता नहीं क्या एम्पावर करेंगे। खुद सदियों से हमारी महिलाएं एम्पावर है। तो महिला ज्यादा ऊपर है या पुरुष? महिला ऊपर है, महिला तो जननी है। पुरुष तो अकेले अपने आप पैदा भी नहीं हो सकता, महिला उसकी जननी है। तो हमारे देश तो अगर में सिगरेट लड़की पी रही है, छोटे कपड़े पहन रही है, दारू पी रही है, किसी और के साथ सेक्स कर रही है, तो क्या गलत है? तो चीटिंग ना करे ना। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, अब आप अगर सेक्स इच्छा से कर रही है, क्या गलत है? नहीं शादी हुई है आपकी, तो आपको अपना फुल उसको बॉयफ्रेंड के साथ अलावा किसी और के साथ सेक्स करिए, क्या गलत है? वो बॉयफ्रेंड के साथ कर रही है और उसके अलावा किसी और के साथ कर रही है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप है, तो आप ट्रू अगर हैं बॉयफ्रेंड को, तो फिर उसके साथ कर रहे हैं, और उसके बाद फिर उसी के सब मन भर जाए, दूसरा जब मिल जाए तब उसी के ऊपर रेप डाल दोगी। और अगर शादी से उसका ना समझ आए, उसको आपकी आदतें नहीं समझ आए, या कोई भी कारण हो सकता है, वो शादी के लिए मना कर दे, तो आप कहोगे प्रीटेक्स्ट ऑन मैरिज के ऊपर रेप डाल दोगे। तो ये कहाँ जस्टिफाइड है? करो सेक्स, अरे प्रोग्रेसिव हो तो प्रोग्रेसिव रहो ना, फिर रोना क्यों?
फिर चिल्लाना क्यों, विक्टिम कार्ड क्यों खेलना, वुमन कार्ड क्यों खेलना, बराबर हो तो फिर झेलो। पुरुष जब सिगरेट पीते हुए महिला कैसे लगती है आपको? मेरे को तो सब ठीक है, अच्छी लगती है। प्रोग्रेसिव अच्छी हैं, सब अच्छे हैं, बढ़िया, बहुत अच्छे हैं, बिंदास अपनी लाइफ अपनी शर्तों पे जियो, लेकिन किसी को दुख ना पहुंचाओ। वो किसी का बेटा मान है। लीजिए अगर किसी हस्बैंड को नहीं पसंद है कि उसकी वाइफ सिगरेट पिए, तो मैं अगर आपको ये केस बताती बोल हूँ, देता है, मैं आपको केस बताती हूँ फिर क्या होता है। एक हस्बैंड वाइफ की शादी फिक्स हो गई, तो उसके हस्बैंड ने बोला कि फिक्स होने के बाद उसने कहा कि मैंने कुत्ता दो कुत्ते देखे हैं मैंने तुम्हारे, तो थोड़ा सा मैं तुम्हें ये बता दूं, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको कुत्तों से बहुत डर लगता है और मुझे भी बहुत कुत्तों से डर लगता है, तो थोड़ा सा ये कुत्ते को ध्यान रखना, उधर अंदर बांध के आना इसको जब भी हम आए आपके घर। तो बोली ये तो कुत्ते आप शादी के बाद साथ में आ रहे हैं। तो बोला कि नहीं नहीं, मेरे घर में तो कुत्ते नहीं आ सकते, मैं शादी आपसे कर रहा हूँ। तो कह रही तो कुत्ता तो एक ही रह सकता है ना। तो वो शादी कभी हुई नहीं। ठीक तो है। और पीएचडी दुल्हन की कहानी सुनाती है आपको। आप सोचेंगे पीएचडी दुल्हन बहुत अक्लमंद होगी, आफ्टर ऑल पीएचडी करी है। तो पीएचडी दुल्हन ने रात के 12 बजे हंगामा कर दिया, पुलिस बुला ली, मीडिया बुला लिया कि जो मेरा होने वाला पति है या मुझसे फॉर्च्यूनर और 20 लाख रुपए डिमांड कर रहा है। ये बहुत ही, तो आपको पता ही है ना, सारे पुरुष तो रावण है और सारी महिलाएं सीता है। महिलाएं बिल्कुल सच बोलती हैं, विमेन नेवर लाए, और पुरुष तो सारे रावण हैं, ये झूठ के पुतले हैं। तो खैर मिस दलाल भी आ गई जो महिला आयोग की थी, उन्होंने कहा अरेस्ट द होल फैमिली। किसी आरजे ने मुझसे कनेक्ट कराया, तो मैंने उस लड़के के बहुत सारे कॉल्स आए, तो मैंने सुबह देखा, रात के 12 बजे से अगला कॉल कर रहा था। सुबह जब मैंने देखा तो डायरेक्ट नंबर मेरा ही था उसके पास, क्योंकि आरजे ने दिया था। तो मैंने कहा अब तो ये बेचारा बहुत विपता में, पहले तो इसकी बात सुनी जाए। उसकी बात सुनी तो रो रो के बुरा हाल है उसका। खैर उसने मुझे बताई पूरी स्टोरी। तो आप ये मत समझ गए कि मुझे कोई भी लड़का कुछ भी बोल देता तो मैं मान लेती हूँ। तो मैंने कहा एविडेंस भेजो, आप अपनी बात की सत्यता जो कह रहे हो उसके बारे में प्रूफ करो ना। आप मुझे प्रूफ करो, मुझे समझ आएगा तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो उसने मुझे एविडेंस भेजे, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भेजी, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस भेजे। फिर मैंने वो स्टडी किया और मैंने पुलिस वालों को फ़ोन किया, पॉलिटिशियंस को फ़ोन किया और उसकी अरेस्ट रुकवाई। उधर सारे उसके घर परिवार को अरेस्ट करने लगे थे। मैंने कहा माता पिता का क्या दोष ज़रूर है भाई, माँ बाप को क्यों करना है अरेस्ट, बिल्कुल भी नहीं। मैं ईंट से ईंट बजा दूँगी, वहीं आऊँगी। और मैंने एसपी साहब से भी बात करी और बहुत सारे नेताओं से वहाँ बात करी, और फिर 2 दिन बाद ही उस महिला ने वो केस वापस ले लिया, डर के कि अब तो ये पर्दाफाश हो जाएगा। मैंने इसको बोला कि डिफेमेशन का केस डाल। उसने मुझे धन्यवाद के लिए कॉल किया। मैंने कहा धन्यवाद नहीं चाहिए, धन्यवाद नहीं चाहिए भैया, डिफेमेशन का केस डाल। तो बोला कि मेरी फ़ोटो वायरल हो गई है सभी न्यूज़पेपर्स पे, मेरी शादी तो कभी नहीं होगी मैम, लेकिन मेरे भाई बहन हैं और मैं एक छोटे से परिवार से आता हूँ, तो मुझे उनकी शादी होनी है। आपका बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी मदद करी, मेरी कभी ज़रूरत होगी आप ज़रूर बताएं। अब ये लड़का कौन है ये भी बता दूं आपको, केंद्र सरकार में साइंटिस्ट। अब सोचिए साइंटिस्ट का ये हाल हो सकता है। अच्छा आपको ये भी बता दूं कि ये केसेस आते किसके ऊपर है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप हो और चाहे हस्बैंड वाइफ का। आईटी इंडस्ट्री में भर भर के डॉक्टर्स जिनके पास पैसा है, क्योंकि ये सारा पैसे का गेम है। मैंने बहुत समझ, गरीबों पे कोई नहीं है, कुछ नहीं हो तो मार कूट के वहीं समझा देते हैं। वो तो महिला मार रही होती है हस्बैंड को, मतलब वाइफ हस्बैंड को मार रही होती है, हस्बैंड वाइफ को मार कूट के सब कुछ समझा लेता है। वो मार कूट के सेक्स करके दूसरे दिन फिर सब कहानी सही, कुछ हुआ ही नहीं था जी, रात को खत्म कहानी। एक और बच्चा नया पैदा कर लेंगे, वो सारी चीजें भूल भाल के वो कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, हो गया पैसे वालों की कुछ नहीं। ये सिर्फ और मैंने आपको बोला 498 पैसों की इंडस्ट्री, करोड़ों की इंडस्ट्री है, सिर्फ पैसा। मैं तो कहूँगी लड़के लड़कियों को दोनों के लिए एक एडवाइस है, शादी करने से पहले एक दूसरे का पास्ट देखिए, समझिए, पूछिए, खंगालिए, डिस्कवर करने की कोशिश करिए। बहुत से तरीके। कई बाबा तो कहते हैं कि पास्ट बात ही नहीं करनी चाहिए। नहीं, क्यों नहीं जो करनी चाहिए? हुआ अब आगे तो मेरे साथ जीवन जियो। नहीं, पास्ट जो है वो आपको आगे भी बहुत। प्रेमानंद महाराज तो कहते हैं कि जो पिछले हुआ वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साथ में कैसे। देखिए प्रेमानंद जी हैं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है जो मैंने लाखों केसेस देखे। तो फिर उसके यही हिसाब दिक्कत से आ जाती है कि यूथ को कई लोग बता रहे हैं, अब समझ नहीं आता कि भाई फॉलो। पास्ट प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वो कभी ना कभी खड़ा होगा। लेकिन अगर वो हम बता देंगे तो हमारे दिमाग में वैसा ही चलेगा। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि एक्सप्लोर करिए,
जहां पे खुल के बातचीत होगी, एज अ फ्रेंड रहिए आप उस रिलेशनशिप क्या को। ये बताइए, एक झूठ की नींव आप ये पे बताइए कि क्या एक व्यक्ति जो रिलेशनशिप में आने वाले हैं, शादी के का मतलब शादी करने वाले हैं, हम और आप मिले, सपोज करिए हम आप मिले, आपने मुझसे पूछा कि आपकी गर्लफ्रेंड थी, मैंने कहा हाँ मेरे पास 15 गर्लफ्रेंड थी मेरी, उनके साथ मैंने सेक्स किया है, जी जी क्या आप मुझसे शादी करेंगे? ना करो ना, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना। अगर वहीं पे मैंने कहा नहीं मैं शादी नहीं, अभी मेरी आपकी पहली है, अच्छा, अब छुपा तो आप के मुझसे शादी कर लेंगे? झूठ की नींव पे बना हुआ कोई रिश्ता। लेकिन मुझे ये बताना है कि मुझे पता है कि इस चीज से सही नहीं होगा, इससे खराब ही होगा, तो छुपा लेंगे। ऑब्वियसली मैं छुपाऊंगा। और मुझे ये पता है कि अगर इस वक्त ये चीज शुरू कर दिया तो ये मेरे भविष्य को लेके उठेगा, और जब जब ये होगा तो कहा जाएगा कि तुम भी 14 लड़की रखे थे, तो हम तो 2 ही कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, ये चीजें स्पष्ट करनी आज की डेट में बहुत जरूरी है। वो इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि सिर्फ ये नहीं एक्सप्लोर करना, आपने किसकी क्या अर्निंग है, सारी चीजें ये डिस्कस करनी मुद्दा अच्छा है। यहां तक कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखिए। लड़की जैसे ही घर आती है वो कहती है कि मैं तो ये नहीं करूंगी, मेरे को तो खाना ही नहीं बनाता, मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रह सकती। तो ये सारी चीजें पहले डिस्कस हुई होंगी तो लड़ाई झगड़ा नहीं, कम ये बात से आपका मैं समर्थन कर सकता हूं, लेकिन अगर इस चीज पे कि रिलेशनशिप कितना रहा, कितने साथ बॉडी काउंट रहा, इस पे मुझे लगता है कि बचना चाहिए इन सब चीजों से। बचना नहीं चाहिए। झूठ की नींव पे कभी कोई, आपको लगता है कि आज के दिन में या आज के समय में कोई ऐसा व्यक्ति फिर बहुत मैं- पाक साफ होगा? प्लीज। यहाँ पर ना कोई राम है, ना यहाँ पर कोई सीता है, आप मैरिज ना करें तो लड़के नहीं कर continue रहे करें हैं, ना। लड़के नहीं कर रहे। तो लड़कियां भी ना करें, कंटिन्यू करो ना। ये लेकिन जो आपका परिवार का जो प्रेशर आ रहा है, प्रेशर आ रहा परिवार उसमें को, क्या किया जाए? तो अब समय आ गया है परिवार को समझाने का कि नहीं, बाद में जो ये झूठ देखिए कितने दिन छुपते हैं। अच्छा ये बताइए कि कहीं ना कहीं निकल आता ये है। बताइए कि अगर आपको महिला, मैं तो ये कह रही हूँ कि ये मोबाइल फोन जिस टाइम पहले दिन मिलने जाओ लड़की से लड़का, लड़के से लड़की, एक दूसरे को फोन अदल बदल दो, सब आपको कुछ। लगता है मार काट हो जाएगा? तो मार काट होगा तो विश्वास की नींव है, प्यार विश्वास से आज सींचा जाता ऐसा है। समय हो गया है कि ना कोई राम है ना कोई सीता है। बिल्कुल मान रही हूँ, तो मत करो शादी भाई, किसने कहा है नहीं, शादी लेकिन करने? सबको राम खोजना और सबको सीता ढूंढनी है। नहीं है राम। तो ये बताइए कि अगर नहीं है आपको सीता। एक दिन का महिला का आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाए, क्या कानून आप अच्छा कर देंगे? महिला आयोग के लिए? महिला आयोग का आप अध्यक्ष बन जाए, महिलाओं के, और आप ऐसा क्या हेल्प करेंगे पुरुषों को? देखिए महिला आयोग का अध्यक्ष अगर मुझे बनाया जाए, आपको पता है इतनी सारी कॉल्स हस्बैंड्स की आती है, इतना बड़ा डेटा है कि हैरिस हस्बैंड्स कीप ऑन कॉलिंग एट महिला आयोग टू गेट हेल्प, लेकिन उनको हेल्प कहाँ से मिलेगी? क्योंकि वो महिला आयोग है, वो कह देते हैं हम तो सिर्फ महिलाओं के लिए काम करते हैं, और जो सास जाती है या बहन नंद जाती है उसकी भी कोई मदद नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ महिला किसको समझते हैं? CAW सेल मतलब वाइफ या गर्लफ्रेंड, बस, और कोई महिला नहीं होती। तो आप सोचिए कि अगर मेरे को वहाँ बताया जाए तो मैं तो सबसे पहले कहूंगी कि पुरुष आयोग का गठन करो, दोनों की इक्वल सुनवाई नहीं, होनी पुरुष चाहिए। आयोग का गठन नहीं हो रहा है, आपको अब महिला आयोग का अध्यक्ष बना दिया है एक दिन के लिए। आप ऐसा क्या फर्जी केस करने वाली महिला को 10 साल की सजा होनी चाहिए, फर्जी केस करने वाली को। और अगर मर्डर या रेप जैसे हीनियस चार्जेस लगाए या मर्डर किए हैं, फांसी की सजा दो। क्या आप इस सब बातों को करके आप राज्यसभा नहीं जाना चाह रही हैं? चले जाएंगे, क्या आपका कोई ये दिक्कत तो मुद्दा नहीं नहीं है है? राज्यसभा? आप लोग कह रहे हैं कि बरखा तिरानी इसलिए बात करते हैं ताकि उनको राज्यसभा की सीट चाहिए। तो लोग जो कह रहे हैं उनके मुंह में घी शक्कर, चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? बुलाओ सही। क्या आपका बुलाओ, मकसद चले है ये? मकसद तो हमारा है कि एक बैलेंस क्रिएट करें, लेकिन अगर किसी को लगता है कि मैं इसलिए कर रही हूँ तो उसके मुंह में भी उसको आजादी है ना, आजादी है। मुंह में घी शक्कर का मतलब उसको पूरी आजादी है अपनी बात को सोचने इस देश में सोशल मीडिया पर पुरुषों की बात करने वाले 2 लोग हैं, जी। बरखा त्रेहान, दीपिका नारायण भारद्वाज। जानती हैं आप उन्हें? नहीं, तो वो भी पुरुषों की बात करती हैं, आप भी पुरुषों की बात करती हैं, लेकिन पुरुषों की बात करते करते ये भी कहा जाता है कि ये जो महिलाएं हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपना मकसद पूरा कर रही हैं। मैं तो ये कहती हूं कि अगर मेरा मकसद पूरा हो और पुरुषों की आवाज बन सकूं तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता, इससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि वो माएँ और बहनें जिनका दर्द अगर कोई सुन ले, और मैं आपको ये भी बता दूं, गांव बसा नहीं, अभी लुटेरे बहुत आ गए, लेकिन जिस दिन अगर पुरुष आयोग का गठन, जो कि बहुत इम्पॉसिबल सी बात है, अगर हो जाए तो उसका अध्यक्ष सिर्फ एक पुरुष ही होना चाहिए। अच्छा, जिन सेलिब्रिटीज का डाइवोर्स हो गया है, चाहे चहल का हुआ है, चाहे हार्दिक पांड्या का हुआ है, चाहे शमी का हुआ है,
तो क्या आप नहीं चाहती कि वो भी आकर के सिर्फ पुरुष के बारे में बात करें? मैं तो आपको बोल रही हूँ कि मैं ब्रांड एम्बेसडर ढूंढ रही हूँ, मैं इन सबसे मिलती हूँ, इन सबको मैंने शमी को काउंसिल किया हुआ है, मैं इन सबको बोलती हूँ। मैंने अभी कपिल देव जी को कुछ दिन पहले मिला था, मैं तो बोल रही हूँ कि हमें ब्रांड एम्बेसडर चाहिए, कोई आगे आए तो सही। पुरुष जात से ही तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि ये बोलते ही नहीं है, स्पीक अप मैन। इसी सिलसिले में मैं हर साल अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाती हूँ। मुझे बताइए ना कौन और मनाता है पूरे देश में? बताइए, सिर्फ यहाँ नहीं, दिल्ली की बात नहीं कर, पूरे देश में बताइए। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पुरुष दिवस मनाती हूँ। महिला दिवस पे जब भी मुझे बुलाया जाता है वो महिला दिवस नहीं रह जाता, वहाँ मैं पुरुष दिवस की बात करती हूँ और उन सबको बताती हूँ, क्योंकि किसी को पता ही नहीं पुरुष दिवस कब होता है। 19 नवंबर को होता है पुरुष दिवस, और उस वहाँ पे मनाते हैं हम हर पुरुष को वहाँ पर जिसने एक्सेलेंस ऑफ वर्क किया है, अपने कार्य में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा मिली है उसे हम सम्मानित करते हैं। जनरल GD बख्शी, RJ रौनक, खुराफाती नितिन, पीयूष मिश्रा सेलिब्रिटी, ये विकास सिंह, सुशांत सिंह का जो लॉयर था, और तमाम, रणदीप गुलेरिया सर, अतुल वासन, कई लोग हैं मतलब योगेश्वर दत्त, स्पोर्ट्स फील्ड, मतलब हर फील्ड से, एकेडमिया से, ओझा सर, हर सबको हम। तो जहां पर पुरुषों की न्याय की बात नहीं कोई कर रहा, जहां पर पुरुषों के हक की कोई आवाज नहीं उठा रहा, वहां पर बरखा त्रेहान जी लगी हुई हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं, पुरुषों की हक की आवाज संसद में उठाने की बात कर रही हैं। लेकिन इनका यह कहना है कि भाई जब पुरुष खुद अपनी आवाज नहीं उठाएगा तब तक ये मुहिम पूरी नहीं हो सकती है। तो अगर आप पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, ऐसा नेता कहते हैं कि भाई ये समाज पीड़ित है, वंचित है, शोषित है, मैं ये भी कहना चाहूंगा पुरुष भी पीड़ित है, वंचित है, शोषित है इस देश के कानून से, ऐसा ये भी कह रही हैं। तो अपनी आवाज आपको खुद उठानी पड़ेगी, आपको सड़कों पे खुद उतरना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा, प्रदर्शन देना पड़ेगा, क्योंकि इस देश की संसद आपकी आवाज को नहीं सुन रही है, नहीं समझ रही है, नहीं जाग रही है। लेकिन अंकित जी अभी कुछ बदलाव है। इसी मॉनसून सेशन में जल्द पुरुष आयोग के गठन की बात होने वाली है, बात चल रही है, बहुत जल्द आपको सुनने को मिलेगा और इसके ऊपर कार्य हो रहा है। हम लगातार लगे हैं और हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो इसके बारे में बात करने वाले। चलिए, फिलहाल तो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लेकर हंगामा खड़ा हुआ है पार्लियामेंट में, लेकिन हाँ अगर ये कह रही है तो हो सकता है कि पुरुष आयोग पे भी बात होगी। इसी के साथ मैं अंकित मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं बरखा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे साथ जुड़ी। बरखा जी बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर बात करने के लिए। एक अच्छा मुद्दा है, आपने बहुत अच्छे मुद्दे के साथ आपका क्लॉज है आपका, उसके लिए आप लड़ रही हैं और पुरुष के हक की आवाज उठा रही हैं, क्योंकि पुरुष के आंसुओं की कोई इज्जत नहीं, उसको कमजोर, उसका तो रोना भी अलाउड नहीं है, लेकिन आप उसका समर्थन कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंकित जी, मेन की बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा दिल से आभार। थैंक यू सो मच।